मैंने इस बारे में नव्या से पूछने के लिए पहले ही किसी को भेजा था, लेकिन उसने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हमें बस इतने ही आध्यात्मिक पत्थर मिले हैं। अनन्या ने बेबसी से कहा। उसने पहले ही इस गड़बड़ी पर ध्यान दे दिया था, लेकिन जब उसने शून्य समाधि महाद्वीप में जांच के लिए लोगों को भेजा तो उन्हें कोई ठोस कारण नहीं मिला। वह इस बात की सूचना शालिनी को देना चाहती थी, लेकिन शालिनी उस समय सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए श्वेत हिम महाद्वीप में थी। अब शालिनी लौट आई थी और इससे पहले कि वह रिपोर्ट कर पाती, शालिनी ने खुद ही इस गड़बड़ी का पता लगा लिया था। असंभव। शून्य समाधि महाद्वीप में अभी भी आध्यात्मिक पत्थरों का बहुत बड़ा भंडार है। उनके इतनी जल्दी खत्म होने का कोई कारण ही नहीं है। शालिनी ने त्योरियां चढ़ाई और विचार करने लगी। काफी देर रुकने के बाद वह अनन्या की ओर मुड़ी और बोली, अनन्या, तुम और मैं खुद वहां जाएंगे और देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जी प्रमुख। अनन्या ने तुरंत सिर हिलाया। तुरंत उन दोनों ने स्थानिक स्थानांतरण व्यू का उपयोग किया और उस खदान पर पहुंच गई जहां नव्या की खनन टीम काम कर रही थी। जैसे ही उन्होंने व्यू से बाहर कदम रखा, उन्होंने हरे वस्त्र पहने एक छोटी सी आकृति को पालथी मारे हुए देखा, जो विशालकाय वंश द्वारा खोदे गए आध्यात्मिक पत्थरों को मजे से चबा रही थी। वह छोटी आकृति भले ही धीमी लग रही थी, लेकिन पलक झपकते ही आध्यात्मिक पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों को निगल गई। सारा सार सोख लिया गया था और केवल अवशेष नीचे पत्थरों पर बिखरे हुए थे। यह देखकर शालिनी तुरंत समझ गई कि नव्या की खनन टीम हाल के महीनों में खजाना विभाग को आधी मात्रा में ही आध्यात्मिक पत्थर क्यों भेज रही थी। बाकी का आधा हिस्सा तो यह छोटा बालक खा रहा था। नाग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शालिनी ने पास जाकर हरे वस्त्रधारी उस छोटी आकृति से पूछा। यह सुनकर हरे वस्त्रधारी बालक ने त्योरियां चढ़ाई। मास्टर नाग को उसके नाम से पुकारने की हिम्मत कौन कर रहा है? नीले वस्त्रधारी बालक पीछे मुड़ा और डर के मारे उछल पड़ा। हे भगवान, शालिनी यहाँ कब आ गई? हालांकि उसे पीछे से किसी के आने का आभास हो गया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। आने वाला व्यक्ति केवल प्रथम विपत्ति लोक के स्तर का था। तलवार संप्रदाय में उस स्तर के योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। उसने सोचा कि खजाना विभाग का कोई अन्य व्यक्ति खनन टीम की जांच करने आया होगा। खजाना विभाग ने पहले भी कई लोगों को भेजा था, लेकिन उसने उन्हें कुछ ही बातों में टरका दिया था और यहां तक कि उन्हें अपना पता न बताने की धमकी भी दी थी। खजाना विभाग के वे लोग नीले वस्त्रधारी बालक की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वे आसानी से उसकी बातों में आ गए और घर लौटने के बाद भी अपने अधिकारियों को असली स्थिति बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वास्तव में नीले वस्त्रधारी बालक का यह इरादा बिल्कुल नहीं था कि नव्या और अन्य विशालकाय खनन दल उसकी गलती का दोष अपने सिर लें। वह बस यह नहीं चाहता था कि विराट को इतनी जल्दी उसके ठिकाने का पता चले। कुछ समय बाद जब विराट द्वारा बचाई गई वह महिला चली जाती, तो वह स्वाभाविक रूप से खुद खजाना विभाग जाकर शालिनी को सारी बात समझा देता। अगर विराट को इतनी जल्दी पता चल जाता कि वह यहाँ आया है और अगर उस महिला के हाथों विराट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होता, तो वह निश्चित रूप से अपना सारा गुस्सा उसी पर निकालता। ऐसे में क्या वह बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ जाता? इसलिए अपना ठिकाना छिपाने के लिए नीले वस्त्रधारी बालक ने खजाना विभाग के जांचकर्ताओं के सामने कहानियां बनाई और उन्हें वापस जाकर झूठी रिपोर्ट देने को कहा। लेकिन नीले वस्त्रधारी बालक को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार शालिनी खुद ही वहां पहुंच जाएगी। अरे प्रमुख शालिनी, आप कब आई? नीले वस्त्रधारी बालक ने शालिनी के सामने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी के सामने गुस्ताखी करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आखिरकार शालिनी खजाना विभाग में कोई साधारण कर्मचारी नहीं थी, वह विभाग की मुख्य प्रबंधक थी। वह उन साधारण कर्मचारियों को डराने धमकाने की हिम्मत तो कर सकता था, लेकिन शालिनी पर वही चाल चलने की वह हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा शालिनी उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। यहां तक कि विराट भी इस महिला से थोड़ा घबराता था, तो फिर उसकी उसे उकसाने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? अगर इस महिला ने वापस जाकर विराट से उसकी शिकायत कर दी, तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इस महिला को नाराज करने के परिणाम सीधे विराट को नाराज करने से कहीं अधिक गंभीर हो सकते थे। नाग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शालिनी ने उसकी ओर देखा और पूछा। बात कुछ ऐसी है, विराट ने ही मुझे यहाँ आकर कुछ आध्यात्मिक पत्थर खाने को कहा था, ताकि आपको इन्हें ढोने की परेशानी से बचाया जा सके। नीले वस्त्रधारी बालक ने लापरवाही से कहानी गढ़ दी। उसने सीधा सारा दोष विराट के सिर मढ़ दिया। वैसे भी विराट अक्सर उसे अपनी गलतियों का दोष देता है, तो अगर वह एक दो बार विराट के सिर अपना दोष मढ़ दे तो इसमें क्या हर्ज है? सच में? नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर शालिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। उसे उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। विराट ऐसा काम कैसे कर सकता है? इसके अलावा अगर विराट ने सच में उसे आने का आदेश दिया होता, तो विराट निश्चित रूप से उसे पहले ही सूचित कर देता। बिना किसी सूचना के उसका यहाँ आकर खाना पीना पूरी तरह से असंभव था। वैसे भी इस इंसान की बेशर्मी के चर्चे पूरे तलवार संप्रदाय में मशहूर थे। उस समय लीलावती को भी इसने धोखा दिया था। पवनगढ़ अकादमी में उसने लीलावती को बचाने के लिए विराट का रूप धारण किया था। उसे बचाने के बाद उसने बहुत सी मीठी मीठी बातें की, जिससे लीलावती पूरी तरह से बेवकूफ बन गई। लीलावती को सच में लगा कि वे शब्द विराट ने उसे कहे थे और वह बिना किसी बात के ही खुश होती रही। बेशक हरे वस्त्रधारी बालक के वे काम पूरी तरह से लीलावती के साथ धोखा नहीं थे। आखिरकार अगर उसने दखल न दिया होता, तो लीलावती को संभवतः दुष्टों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता और उसका सम्मान खतरे में पड़ जाता। लीलावती के स्वभाव को देखते हुए अगर उसने अपना सम्मान खो दिया होता, तो वह जिंदा नहीं रहती। हरे वस्त्रधारी बालक ने वास्तव में उसकी जान बचाई थी। इसके अलावा हालांकि उसके कामों के कारण लीलावती को गलतफहमी हुई और उसने विश्वास किया कि विराट ने ही वे बातें कही थीं, लेकिन इसने विराट को भी उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उन परिस्थितियों में विराट उस बालक के अस्तित्व को उजागर नहीं करना चाहता था और उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कहा जा सकता है कि हरे वस्त्रधारी बालक ने लीलावती और विराट के अंततः एक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि बालक की करतूतें अंततः सामने आ गईं और उसकी सच्चाई फैल गई। लीलावती और विराट की अन्य महिलाओं को भी पता चल गया कि वह हरे वस्त्रधारी बालक वास्तव में किस तरह का इंसान था। इसलिए खुद को इस लड़के द्वारा ठगे जाने से बचाने के लिए ये महिलाएं उससे काफी सावधान रहती थीं। बिल्कुल यह सच है। यह महान, मैं प्रमुख शालिनी से झूठ कैसे बोल सकता हूं? नीले वस्त्रधारी बालक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वह मूल रूप से खुद को यह महान व्यक्ति कहना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि इस महिला के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर उसने उसके सामने खुद को ऐसा कहा, तो वह सोच सकती है कि वह जानबूझकर उसका फायदा उठा रहा है और चुपके से इसका हिसाब रख लेगी, जो कि अच्छा नहीं होगा। आखिरकार यह महिला पूरे तलवार संप्रदाय के संसाधनों के आवंटन को नियंत्रित करती थी और अगर उसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। इसलिए नीले वस्त्रधारी बालक ने अंत में अपने शब्द बदल दिए। ठीक है, फिर मैं जाकर विराट से इसकी पुष्टि करूंगी। अगर सच में विराट ने ही तुम्हें भेजा है, तो हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे, शालिनी ने कहा। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ी। अरे प्रमुख शालिनी, जरा रुकिए। यह देखकर नीले वस्त्रधारी बालक ने घबराते हुए आवाज दी। अगर वह विराट से इसकी पुष्टि करने गई, तो क्या उसका गढ़ा हुआ झूठ सीधे उसके मुंह पर बेनकाब नहीं हो जाएगा? फिर विराट संभवतः पुराने और नए दोनों हिसाब बराबर करेगा और वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। क्या हुआ नाग, क्या कोई और बात है? शालिनी रुकी और मुड़कर उससे पूछा। इतनी छोटी सी बात। प्रमुख शालिनी, आपको यह बात विराट को बताने की जरूरत तो नहीं है, है ना? नीले वस्त्रधारी बालक ने विनम्रता से कहा। वैसे भी
अगर ये आध्यात्मिक पत्थर आपके खजाना विभाग में ले भी जाए तो भी अंत में इनका एक हिस्सा तो मुझे देना ही पड़ेगा। मैं बस अपना हिस्सा पहले ही ले रहा हूं। इससे आपके खजाना विभाग पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। खातों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो हमारे खजाना विभाग के लिए खातों का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शालिनी ने कहा। अरे प्रमुख शालिनी, मैं ऐसा सिर्फ इसी एक बार करूंगा। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। नीले वस्त्रधारी बालक ने तुरंत वादा किया। तुमने खुद कहा है सिर्फ इसी बार, और यह आखिरी बार है। यदि तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पुराने सारे हिसाब बराबर कर दूंगी, शालिनी ने कहा। वह नीले वस्त्रधारी बालक की शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन यदि वह उसे थोड़ा नहीं डराती तो उसकी लगातार की जा रही बदतमीजी उनके खजाना विभाग के सामान्य संचालन को आसानी से बाधित कर सकती थी। नहीं नहीं, मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। यदि मैं करूंगा भी तो मैं प्रमुख शालिनी को पहले से बता दूंगा, नीले वस्त्रधारी बालक ने जल्दी से कहा। यह अच्छी बात है, शालिनी ने सिर हिलाया उसे माफ करते हुए। उसने इतनी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर खाने के लिए नीले वस्त्रधारी बालक को नहीं टोका। जैसा कि उसने कहा था, भले ही ये आध्यात्मिक पत्थर खजाना विभाग में वापस ले जाए जाते, विराट अंततः नीले वस्त्रधारी बालक को देने के लिए एक हिस्सा तो निकाल ही लेता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह नीला वस्त्रधारी बालक पूरे तलवार संप्रदाय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तलवार संप्रदाय ने उसकी बदौलत ही जीवन मरण के कई संकटों को पार किया था। नीला वस्त्रधारी बालक जितना शक्तिशाली होगा, यह पूरे तलवार संप्रदाय के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसलिए न तो विराट, न ही शालिनी और न ही तलवार संप्रदाय में किसी और को इस बात की परवाह थी कि यह बालक कितने संसाधनों का उपभोग करता है। यह लड़का विराट की जानकारी के बिना यहां छिपकर आया था, शायद इसलिए क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। इसका कारण यह था कि उसने कोई गलत काम किया था जिससे विराट नाराज हो गया था, और उसे डर था कि विराट उसे जवाबदेह ठहराएगा। हालांकि शालिनी ने इसका अंदाजा लगा लिया था, फिर भी उसका इरादा नीले वस्त्रधारी बालक के ठिकाने की खबर विराट को देने का बिल्कुल नहीं था। आखिरकार यह विराट और इस नीले वस्त्रधारी बालक के बीच का मामला था, और वह इसमें पड़ना नहीं चाहती थी। यह लड़का आखिरकार विराट का जन्मजात दिव्य अस्त्र था। भले ही वह परेशानी खड़ी करे, जब तक कि यह कोई बड़ी सैद्धांतिक बात न हो, विराट उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला था। इसके अलावा हालांकि यह इंसान बेशर्म था, लेकिन वह कोई सच में बड़ी भूल नहीं करेगा। इसलिए शालिनी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने विराट को नाराज करने के लिए क्या किया था और वह यहां छिपने के लिए क्यों भाग आया था। प्रमुख शालिनी, आपको इतनी परेशानी में डालने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। यह देखकर कि शालिनी ने अंततः उसे जाने दिया है, नीले वस्त्रधारी बालक ने राहत की सांस ली और जल्दी से शालिनी से कुछ और मीठी बातें कहीं। शालिनी द्वारा उसकी उपस्थिति का पता लगा लेने के बाद नीला वस्त्रधारी बालक वहां और नहीं रुका। उसने शालिनी को अलविदा कहा और एक पल में वहां से गायब हो गया। इस पर शालिनी थोड़ी झुंझलाहट के साथ मुस्कुराई। इस बुद्धू को वह क्या कहे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। प्रमुख शालिनी, नीले वस्त्रधारी बालक के जाने के बाद नव्या पास आई। कुछ सावधानी से आवाज देते हुए वह बताना चाहती थी कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ था। ऐसा नहीं था कि वह शालिनी को रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस नीले वस्त्रधारी बालक के वहां होने से सच में उसे नाराज करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। नव्या, मैं स्थिति समझ गई हूं। इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम्हें दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी ने उसकी ओर देखा और उसे सांत्वना दी। भले ही अनन्या आ जाती, फिर भी अगर वह खुद ना आती तो इस मामले को संभालना आसान नहीं होता। आखिरकार हर कोई हरे वस्त्रधारी बालक की पहचान और उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग ही उसे नाराज करने की हिम्मत करते थे। हालांकि हरे वस्त्रधारी बालक को शार्दुल की तरह अनुयायियों को भर्ती करने का शौक नहीं था और उसने तलवार संप्रदाय के लगभग सभी उच्च स्तरीय योद्धाओं की पिटाई की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका रुतबा शार्दुल से कमजोर था। आखिरकार कुख्यात शार्दुल भी हरे वस्त्रधारी बालक से खौफ खाता था। तलवार संप्रदाय में उसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता था। कुछ एक लोगों को छोड़कर पूरे तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग ही उसे उकसाने की हिम्मत करते थे। विशालकाय वंश की युद्ध सेना के सेनापति रुद्रांश तक हरे वस्त्रधारी बालक को उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे, तो फिर विशालकाय वंश की खनन टीम की प्रमुख नव्या की तो बिसात ही क्या थी। शालिनी स्वाभाविक रूप से इस मामले के लिए उसे दोष नहीं देती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख शालिनी। शालिनी के शब्द सुनकर नव्या बहुत आभारी हुई और सम्मानपूर्वक उसके सामने सिर झुकाया। इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, शालिनी ने अपना हाथ हिलाया। इस मामले से निपटने के बाद शालिनी वहां और नहीं रुकी। वह और अनन्या फिर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आईं। खदान छोड़ने के बाद हरे वस्त्रधारी बालक सुवर्ण भूमि संप्रदाय की ओर उड़ गया। कई महीने बीत चुके थे। वह महिला अब तक तो जा चुकी होगी। हालांकि हरे वस्त्रधारी बालक ने ऐसा सोचा था, फिर भी उसने सीधे दौड़ने के बजाय चुपके से सुवर्ण भूमि संप्रदाय के करीब पहुंचते हुए आसपास के इलाके को सावधानी से महसूस किया। सावधानी से महसूस करने के बाद उसने पाया कि सुवर्ण भूमि संप्रदाय में उस महिला की शक्तिशाली आभा मौजूद नहीं थी। हरे वस्त्रधारी बालक ने अंततः राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। वह महिला आखिरकार चली गई। अमरलोक के नवम स्तर की उस रहस्यमयी महिला के चले जाने की पुष्टि करने के बाद नीले वस्त्रधारी बालक ने शान से सुवर्ण भूमि संप्रदाय में प्रवेश किया। उसने पूरे संप्रदाय की अच्छी तरह से तलाशी ली और एक बार फिर पुष्टि की कि वास्तव में उस महिला का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद ही उसने पूरी तरह से राहत महसूस की। अब जब वह महिला जा चुकी थी तो उसके लिए वापस लौटने और शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति की जांच करने का समय आ गया था। नीला वस्त्रधारी बालक सुवर्ण भूमि संप्रदाय में नहीं रुका और तुरंत बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर उड़ गया। बैंगनी तलवार संप्रदाय पहुंचने पर उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के लिए उनके स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद नीला वस्त्रधारी बालक शान से विराट के निवास की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही उसने विराट के निवास में प्रवेश किया, उसे अचानक एक हैरान आवाज सुनाई दी। अरे, तुम इंसान नहीं हो। यह सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने तुरंत गाली देते हुए कहा, तुम किसको इंसान नहीं कह रही हो कमीनी। गाली देते हुए वह आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़ा। वह देखना चाहता था कि मास्टर नाग का इस तरह से अपमान करने की हिम्मत किसने की है। हालांकि उसे देखकर नीले वस्त्रधारी बालक सुन्न पड़ गया और जो शब्द वह कहने वाला था वे उसके गले में ही अटक गए। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी हंस को गर्दन से पकड़ लिया गया हो। अपने सामने काले वस्त्रों में उस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला को देखकर उस छोटे बालक का चेहरा खौफ से भर गया। हे भगवान, यह महिला अभी तक गई क्यों नहीं थी और वह वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप तक आ गई थी। न केवल वह आई थी बल्कि वह विराट के निवास पर भी रह रही थी। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि इस महिला ने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा लिया था। उसने स्पष्ट रूप से उसकी अनूठी विद्या श्वास गोपन तकनीक का इस्तेमाल किया था। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने नीले वस्त्रधारी बालक को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह महिला अभी भी विराट के पास होगी। क्या विराट का दिमाग खराब हो गया था जो उसने अज्ञात मूल की ऐसी महिला को अपने पास रखा हुआ था? उसकी अपार शक्ति के साथ अगर वह पागल हो गई तो पूरे तलवार संप्रदाय में उसे कौन रोक पाएगा? इसके अलावा उस कमीने विराट ने वास्तव में इस महिला को मास्टर नाग की अनूठी विद्या श्वास गोपन तकनीक सिखा दी।
अगर इस महिला ने अपनी आभा को छिपाने के लिए श्वास गोपन तकनीक का इस्तेमाल न किया होता तो वह कभी भी इतनी लापरवाही से अंदर नहीं घुसता। धिक्कार है। वह कमीना विराट पूरी तरह से एक आपदा है। इसने सच में मास्टर नाग का बंटाधार कर दिया है। और क्या उस कमीने विराट का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? वह इतना अपमानजनक काम कैसे कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस महिला की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया हो कि उसने अपना आपा खो दिया हो? स्वरा ने अपने सामने खड़े नीले वस्त्रधारी उस छोटे बालक को खाली नजरों से देखा और वह पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब उसके मुंह पर इतनी खुलेआम उसकी बेइज्जती की गई थी, जिससे वह निशब्द रह गई और बालक के इस प्रकोप से चकरा गई। स्वरा और नीला वस्त्रधारी बालक बस एक दूसरे को घूरते रहे। दोनों सदमे में जमे हुए थे। अंततः नीले वस्त्रधारी बालक ने ही सबसे पहले खुद को संभाला। माफ करना, मैं गलत दरवाजे पर आ गया, उसने कहा और फिर भागने के लिए मुड़ा। आप जानते होंगे, यह महिला अमरलोक के नवम स्तर की एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ है। अपनी वर्तमान स्थिति में वह उस स्तर के किसी व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि यह महिला पहले गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन विराट के इलाज के बाद वह कितनी ठीक हुई है, यह कौन जानता है। विराट का दिमाग अब स्पष्ट रूप से खराब हो चुका है। उसे सामान्य समझ से नहीं आंका जा सकता। अगर विराट बिना किसी कीमत की परवाह किए उसका इलाज करता है तो वह कम से कम इस महिला को अमरलोक के स्तर या उससे भी ऊपर बहाल कर सकता है। अगर वह अभी नहीं भागा तो कब भागेगा? नीले वस्त्रधारी बालक के शब्द सुनकर स्वरा आखिरकार होश में आ गई। उसे एहसास हुआ कि यह इंसान वास्तव में उसे गालियां दे रहा था। यह सोचकर स्वरा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसके जीवन में यह पहली बार था जब उसके मुंह पर इस तरह से उसका अपमान किया गया था। यह अपमानजनक था। नीले वस्त्रधारी बालक को भागने की कोशिश करते देख स्वरा ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसने इस अभिमानी मूर्ख को सबक सिखाने की ठान ली थी ताकि उसे पता चले कि उसका अपमान करने की जरूरत करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। स्वरा को खुद पर हमला करते देख नीला वस्त्रधारी बालक घबरा गया और जल्दी से बचकर निकल गया। स्वरा की पकड़ पूरी तरह से चूक गई। यह देखकर स्वरा बहुत हैरान हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इंसान इतनी तेजी से हिलेगा। स्वरा ने बालक के आते ही उसे महसूस कर लिया था। जैसे ही उसने विराट के निवास में प्रवेश किया, उसकी शक्ति के साथ बिना किसी जानबूझकर की गई जांच के भी पूरा दक्षिणी महाद्वीप पूरी तरह से उसकी धारणा सीमा के भीतर था। अगर वह अपने चरम पर होती तो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए उसकी धारणा से बचना मुश्किल होता। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह नीला वस्त्रधारी बालक कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि किसी जादुई खजाने के समान एक जीवन रूप था। यह देखकर स्वरा बहुत चकित हुई। एक जादुई खजाने का मानव रूप लेना और एक सामान्य इंसान के रूप में ऐसा बदलना कि फर्क करना मुश्किल हो, यह कुछ ऐसा था जो कोई साधारण जादुई खजाना नहीं कर सकता था। इसे हासिल करने के लिए इसे कम से कम एक अमर दिव्य अस्त्र स्तर का होना चाहिए। इसके अलावा यहां तक कि साधारण अमर दिव्य अस्त्रों के लिए भी इतनी पूरी तरह से बदलना मुश्किल होगा जैसे कि यह नीले वस्त्रधारी बालक जादुई अस्त्र का कोई नामो निशान दिखाए बिना इस छोटे से शक्ति सिंधु महाद्वीप में इतने उच्च स्तरीय खजाने का मौजूद होना वास्तव में स्वरा की उम्मीदों से परे था। तीव्र उत्सुकता से प्रेरित होकर स्वरा खुद देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि इस इंसान ने उसे गाली देने की हिम्मत की, भले ही दूसरा पक्ष कोई जादुई खजाना ही क्यों न हो। वह इस तरह के उकसाने वाले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नीले वस्त्रधारी बालक को अपनी पकड़ से बचता देख स्वरा ने भौहें चढ़ाई और फिर से हमला किया। अरे अरे अरे, मैंने पहले ही माफी मांग ली है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? स्वरा के हमलों से बचते हुए नीले वस्त्रधारी बालक ने बार बार चिल्लाकर कहा। इस पल में वह खुद को दुखी महसूस करने से नहीं रोक पाया। इस महिला के हमलों की गति और शक्ति को देखते हुए उसकी शक्ति कम से कम नवम विपत्ति लोक तक बहाल हो गई थी, जो शायद उसे अर्धचरण अमर लोक में एक शीर्ष विशेषज्ञ बनाती थी। यह सोचकर नीले वस्त्रधारी बालक को गुस्सा आने लगा। वह विराट सच में वासना में अंधा हो गया था, दोस्तों से ज्यादा महिलाओं को तरजीह दे रहा था। वह इस महिला पर इतने विशाल संसाधन खर्च करने को तैयार था, फिर भी वह अपने मास्टर नाग के प्रति कभी इतना दयालु नहीं रहा। हालांकि वह अब अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गया था और उसकी गति साधारण नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से कहीं बेहतर थी, फिर भी वह इस महिला से काफी कमजोर था। अगर वह इसी तरह उस पर हमला करती रही तो अंततः वह उसके हाथों में पड़ ही जाएगा। स्वरा ने जब देखा कि अपने बार बार के हमलों के बावजूद वह इस बेशर्म नीले वस्त्रधारी बालक को नहीं रोक पा रही है तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गई। इस इंसान की गति साधारण नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की तुलना में और भी तेज थी। वह किस स्तर का खजाना था? यह झात होना चाहिए कि हालांकि उच्च स्तरीय जादुई खजानों में अपार शक्ति होती है, वे अपने दम पर अपनी पूरी क्षमता को उजागर नहीं कर सकते हैं। जादुई खजाने के भीतर निहित शक्ति को उजागर करने के लिए अभी भी इसके मालिक के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नीले वस्त्रों वाले इस छोटे बालक के पास अपने आप में इतनी आश्चर्यजनक गति थी, कोई केवल उसके पद की सरासर ऊंचाई की कल्पना ही कर सकता था। वास्तव में नीले वस्त्रों वाला बालक एक पूर्ण अपवाद था, क्योंकि वह मूल रूप से अत्यंत उच्च पद की एक प्राचीन दिव्य तलवार था जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति की भारी हानि हुई थी। इसलिए हालांकि वह केवल एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ही ठीक हुआ था, वह अपनी गति के लाभ को अधिकतम कर सकता था। वह अकेले अपनी पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था, लेकिन गति एक अपवाद थी। जैसे ही वे दोनों एक भयंकर संघर्ष में उलझे हुए थे, विराट शोर सुनकर बाहर आ गया। नाग, तुम क्या कर रहे हो? अपने सामने का नजारा देखकर विराट ने गुस्से में नीले वस्त्रों वाले बालक को फटकार लगाई। यह लड़का कहीं गायब हो गया था, महीनों तक दूर रहा और अब जब वापस आया है तो इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा है। क्या वह नहीं जानता था कि इस महिला के पास किस स्तर की शक्ति है? उसके पास उसे उकसाने के अलावा और कोई काम नहीं था। यह सोचकर विराट को क्रोध का उबाल आ गया। हालांकि वह हरे वस्त्रधारी बालक द्वारा प्रदर्शित भयानक गति से भी हैरान था। हरे वस्त्रधारी बालक ने काफी समय से कोई चाल नहीं चली थी और यहां तक कि उसे भी नहीं पता था कि यह इंसान इतना शक्तिशाली हो गया है कि स्वरा जैसी शक्तिशाली हस्ती भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी। विराट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या कर रहा हूं? क्या तुमने देखा नहीं? यह महिला है जो मुझ पर हमला कर रही है, हरे वस्त्रधारी बालक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। विराट इस महिला पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। उसका दिमाग उसके साए में ढका हुआ था। वह इन स्पष्ट तथ्यों को भी नहीं समझ पा रहा था। अरे सीनियर स्वरा, आइए इस पर बात करते हैं। कृपया रुक जाइए। यदि इस इंसान ने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो कृपया मुझे बताएं और मैं उसे सबक सिखाऊंगा। विराट ने केवल स्वरा की ओर मुड़कर कहा। विराट की बातें सुनकर स्वरा ने हरे वस्त्रधारी बालक की ओर देखा और आखिरकार रुक गई। ईमानदारी से कहूं तो इस इंसान की गति और चपलता बहुत तेज और फुर्तीली है। अपनी वर्तमान बहाल शक्ति के साथ मैं अभी के लिए वास्तव में उसका कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं लड़ना जारी रखती हूं और फिर भी उसे शांत नहीं कर पाती तो सिर्फ मेरा ही अपमान होगा। इसके अलावा चूंकि विराट पहले ही बोल चुका था, इसलिए उसे उसकी बात का सम्मान करना था। आखिरकार विराट ने उसकी जान बचाई थी। इसके अलावा भविष्य में उसकी चोटों से उबरना विराट की प्राचीन दिव्य चाय पर निर्भर करेगा, इसलिए वह उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। नाग, अभी यहां आओ। स्वरा के रुकने के बाद विराट ने तुरंत दूरी पर खड़े नीले वस्त्रधारी बालक पर चिल्लाकर कहा। विराट की चीख सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक ने न चाहते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाए। विराट, तुम क्या कर रहे हो? नीले वस्त्रधारी बालक ने विराट की ओर स्पष्ट नाराजगी से देखते हुए पूछा।
इस महिला ने स्पष्ट रूप से उसके मास्टर नाग पर हाथ उठाया था, फिर भी विराट उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। यह कमीना विराट पूरी तरह से सुंदरता से अंधा हो गया था और सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। सीनियर स्वरा, इस इंसान ने आपको कैसे नाराज किया? विराट ने नीले वस्त्रधारी बालक को नजरअंदाज किया और स्वरा की ओर मुड़कर पूछा। इसने मेरा अपमान किया, स्वरा ने कड़े शब्दों में उत्तर दिया। स्वरा की बातें सुनकर विराट ने तुरंत नीले वस्त्रधारी बालक के सिर पर एक जोर की चपत लगाई और गुस्से में डांटते हुए कहा, तुम मूर्ख! मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? हाँ, लोगों के साथ विनम्र रहो, लेकिन तुम बस मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हो और गाली देने की हिम्मत करते हो। अभी सीनियर स्वरा से माफी मांगो। यह इंसान बिल्कुल ना समझ है। क्या वह नहीं जानता कि यह महिला शक्ति के किस स्तर पर है? वास्तव में उसका इस तरह से अपमान करना स्पष्ट रूप से मुसीबत मोल लेना है। बालक के इस व्यवहार पर विराट आगा बबूला हो गया था। विराट से सिर पर एक चपत और कड़ी डांट खाने के बाद नीला वस्त्रधारी बालक खुद को अविश्वसनीय रूप से दुखी महसूस कर रहा था। यह महिला ही थी जिसने सबसे पहले उसका ड्रैगन पाताल के मास्टर का अपमान किया था और अब वह पासा पलट रही है। लेकिन हरे वस्त्रधारी बालक जानता था कि वह हार चुका है और अगर वह पीछे नहीं हटा तो अगर महिला को गुस्सा आ गया तो वह और विराट दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए हालांकि वह बहुत आक्रोशित और निराश था, वह केवल आज्ञाकारी रूप से स्वरा से माफी मांग सकता था। अरे, मैं अभी गलत था, मुझे माफ कर दो। यह देखकर स्वरा ने उसकी ओर देखा, फिर विराट की ओर देखा और मन ही मन अचंभित रह गई। यह चीज स्पष्ट रूप से एक असाधारण खजाना थी। अकेले शक्ति के मामले में यह विराट से मीलों आगे थी। यहां तक कि साधारण अमरलोक के विशेषज्ञ भी ऐसे खजाने को वश में करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। फिर भी यह स्वेच्छा से विराट के सामने झुक गया, जो केवल मध्य चरण दिव्य विकास लोक का योद्धा था। यह वास्तव में हैरान करने वाला था। विराट के बारे में बस बहुत सी आश्चर्यजनक बातें थीं। विराट की खातिर मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूं, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे दोष मत देना। स्वरा ने नीले वस्त्रधारी बालक की ओर देखा और ठंडी आह भरते हुए कहा। इसके साथ वह मुड़ी और अपने निवास की ओर लौट गई। स्वरा के जाने के बाद विराट ने दिव्य चेतना का उपयोग करके नीले वस्त्रधारी बालक को गुस्से में कोसा। नाग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम नहीं जानते कि यह महिला कितनी खतरनाक है? तुम्हारी उसे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो? लानत है विराट, तुम्हारा ही दिमाग खराब हो गया है। मुझे कैसे पता चलेगा कि इतने समय बाद भी वह नहीं गई और तुम उसे वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप में भी ले आए और उसे अपनी हवेली में रुकने दिया? विराट, क्या तुम उसकी सुंदरता के कारण अपना दिमाग खो चुके हो? तुम इतना मूर्खतापूर्ण काम भी कर सकते हो? विराट की बातें सुनकर नीला वस्त्रधारी बालक भी आग बबूला हो गया और उसने दिव्य चेतना का उपयोग करके गुस्से में जवाब दिया। और तुमने इस महिला को मेरी अनूठी विद्या श्वास गोपन तकनीक भी सिखा दी। यदि तुमने ये सभी मूर्खतापूर्ण काम नहीं किए होते तो क्या मैं यह गलती करता? अंत में मुझे तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया था और फिर भी तुम्हें मेरी आलोचना करने की हिम्मत है। नाग, तुम कुत्ते के बच्चे, तुम्हारी यह बात उठाने की हिम्मत कैसे हुई? नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर विराट तुरंत गुस्से में पागल हो गया। अगर तुम लड़ाई के मैदान से भागे ना होते और बिना कोई सुराग छोड़े गायब ना हुए होते तो क्या मैं इस महिला को अपने साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस आने देता? विराट की बातें सुनकर नीला वस्त्रधारी बालक अचंभित रह गया और भ्रमित होकर पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से इस महिला को वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप नहीं लाए? तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उतना ही बेवकूफ हूं जितना तुम कहते हो? विराट ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। अगर मैं उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस लाना चाहता तो मैं उसकी चोटों को ठीक करने के लिए सुवर्ण भूमि संप्रदाय तक क्यों जाता? फिर वह शक्ति सिंधु महाद्वीप पर कैसे आ गई और वह तुम्हारे निवास पर क्यों रह रही है? नीले वस्त्रधारी बालक ने भ्रमित होकर पूछा। किसे पता था कि इस महिला की चालें इतनी शक्तिशाली थीं? मैं उसके झांसे में आ गया। विराट ने ठहाका लगाया। फिर विराट ने बताया कि कैसे स्वरा चुपके से शक्ति सिंधु महाद्वीप तक उसके पीछे आई थी और खुद को उसके निवास में रहने के लिए मजबूर किया था। यह कहने के बाद उसने नीले वस्त्रधारी बालक को घूर कर देखा और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम मूर्ख जो भाग गए, अन्यथा बात यहां तक नहीं पहुंचती। विराट की बातें सुनकर नीले वस्त्रधारी बालक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो पता चला कि वास्तव में उसके भाग जाने के कारण ही बात यहां तक पहुंच गई थी। अरे, क्या आभा की जासूसी क्षमता काफी मजबूत नहीं है? उसके तुम्हारे साथ होने के बावजूद वह महिला अभी भी तुम्हारे पीछे कैसे आ गई? नीले वस्त्रधारी बालक ने पूछा। आभा की जासूसी क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी। इस मामले में वह भी उस छोटी बच्ची की बराबरी नहीं कर सकता था। क्या तुम नहीं जानते कि आभा किस तरह की इंसान है? विराट ने ठंडी सांस ली। अगर मैं उसे खुद जासूसी न करने दूं तो वह कभी भी ऐसी चीज पर ध्यान नहीं देती। वह छोटी बच्ची आभा थोड़ी भुलक्कड़ थी। वह इतनी पेचीदगियों के बारे में नहीं सोचती। जब उसने उसे स्वरा को बचाते और उसके घावों को ठीक करते देखा तो उसने केवल यही सोचा कि स्वरा एक अच्छी इंसान है। यहां तक कि जब उसे पता था कि स्वरा उसके पीछे आ रही है तो उसने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि विराट ने उसे खामोशी से मंजूरी दे दी थी। उस छोटी बच्ची आभा को ऐसी जटिल चीजों के बारे में सोचने दो, वह भला इसकी पेचीदगियों को कैसे समझ सकती है? नीले वस्त्रधारी छोटे बालक ने शर्मिंदा होते हुए कहा। खैर विराट, मेरी राय में यह महिला कोई बुरी इंसान नहीं लगती। उसका तुम्हारे साथ वापस आना कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। शायद वह तुम्हें एक और पत्नी भी दे दे। वह केवल इसी विचार से खुद को सांत्वना दे सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसके सिर पर एक और जोर की चपत पड़ी। लानत है नाग, क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? विराट ने उसे भयंकर रूप से घूरा और दहाड़ा। इस इंसान ने उसके लिए इतनी परेशानी खड़ी कर दी थी और अब भी वह व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा था। इससे विराट का गुस्सा बेकाबू होकर भड़क उठा। विराट द्वारा कई बार पीटे जाने के बाद नीले वस्त्रधारी छोटे बालक ने अपना सिर ढक लिया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह वास्तव में उसका शुरुआती पलायन ही था जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। वह इस मामले के लिए एक निर्विवाद जिम्मेदारी वहन करता था। यह जानते हुए कि वह गलत था, वह केवल चुपचाप मारपीट और डांट सह सकता था। हरे वस्त्रधारी बालक को अच्छी तरह से डांटने के बाद विराट का गुस्सा काफी शांत हो गया। नाग, अगर तुम मेरे साथ होते तो क्या तुम उस महिला को चुपके से मेरा पीछा करते हुए महसूस कर सकते थे? विराट ने नीले वस्त्रधारी बालक की ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है मैं कर सकता था। नीले वस्त्रधारी बालक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर उसने श्वास गोपन तकनीक की साधना नहीं की होती तो वह स्वाभाविक रूप से मेरी नजरों से बच नहीं पाती। लेकिन अब वह अपनी आभा को छिपाने के लिए इसका उपयोग कर रही है, जिसे पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि श्वास गोपन तकनीक आखिरकार मेरी अनूठी विद्या है। भले ही वह अपनी आभा को छिपाने के लिए इसका उपयोग कर रही है, फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं उसे मेरा पीछा करते हुए महसूस कर सकता हूं। पहले उसने स्वरा की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। इसका कारण यह था कि वह सतर्क नहीं था और उसने जानबूझकर जांच नहीं की थी, जिसने उसे असावधान पकड़ लिया था। लेकिन अगर वह उसे महसूस कर सकता था तो वह अभी भी उसकी उपस्थिति का पता लगा सकता था। अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक होने से पहले वह यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह कितना आश्वस्त था, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के बाद इस क्षेत्र में उसकी क्षमता बहुत बढ़ गई। स्वरा, हालांकि
अभी तक अमरलोक के स्तर तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसे अपनी धारणा पर उच्च स्तर का विश्वास था। हरे वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर विराट ने आखिरकार राहत महसूस की। वह जानता था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हरे वस्त्रधारी बालक शेख ही बघारना पसंद करता था, लेकिन वह इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में झूठ नहीं बोलेगा। हाल ही में उसने अनंत परम मीनार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। इसका कारण यह था कि उसे चिंता थी कि स्वरा चुपके से उसके पीछे पीछे आ जाएगी और जब वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करेगा तो उसका रहस्य जान लेगी। हालांकि छोटी बच्ची आभा के पास आभाधाम के प्रभाव के कारण शक्तिशाली जासूसी क्षमता थी, फिर भी विराट ने इस छोटे से भुलक्कड़ को इतना महत्वपूर्ण मामला सौंपने की हिम्मत नहीं की। अब जब हरे वस्त्रधारी बालक वापस आ गया था तो विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने और कुछ संसाधन वापस लाने के लिए प्राचीन महाद्वीप की यात्रा करने का समय निकालने की योजना बनाई। तुरंत विराट स्वरा के निवास पर पहुंचा और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। विराट, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? स्वरा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। सीनियर, मुझे कुछ काम है और कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। यदि इस दौरान आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बस सोनाली से पूछें, वह आपकी मदद करेगी। विराट ने स्वरा को देखते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गई। स्वरा ने जवाब में अपना हाथ हिलाया। हालांकि वह विराट के निवास पर रह रही थी ताकि किसी भी समय उसका उपयोग करना उसके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन वह उसे अपने पास बांध कर नहीं रख सकती थी। वह काफी निर्दयी लगेगा। इसके अलावा वह शक्ति सिंधु महाद्वीप में कई महीनों से थी और वहां की स्थिति की बेहतर समझ रखती थी, पहले की तरह नहीं जब वह कुछ भी नहीं जानती थी और उसे लगातार विराट पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। सच कहूं तो शुरू में विराट से चिपके रहने का उसका मुख्य कारण यह था कि वह हाल ही में एक गंभीर चोट और कोमा से उठी थी और अभी तक अपनी बहुत कमजोर हुई शक्ति की आदी नहीं थी। इसके अलावा वह रहस्यमय शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वह बेहद असुरक्षित महसूस करती थी। यही कारण है कि उसने भावनात्मक समर्थन के स्रोत के रूप में विराट को अपने पास रखा था। लेकिन अब वह पूरी तरह से समझ गई थी कि शक्ति सिंधु महाद्वीप दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में सिर्फ एक छोटी सी जगह थी और यहाँ कोई भी उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता था। स्वाभाविक रूप से उसने बहुत अधिक सहज महसूस किया। वह अब पहले की तरह लगातार घबराई हुई नहीं थी और इसलिए उसे अब हर समय विराट को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा विराट के निवास पर रहने के दौरान वह सोनाली से काफी परिचित हो गई थी। उसे यह कोमल और शांत महिला पसंद भी आई। स्वरा को सोनाली के उसकी सेवा करने से कोई आपत्ति नहीं थी। स्वरा का अभिवादन करने के बाद विराट और हरे वस्त्रधारी बालक ने अपना निवास छोड़ दिया और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। विराट हरे वस्त्रधारी बालक के साथ शून्य समाधि महाद्वीप पर एक एकांत स्थान पर पहुंचा। नाग, क्या उस महिला ने चुपके से हमारा पीछा किया? विराट ने टेलीपैथी के माध्यम से नीले वस्त्रधारी बालक से पूछा। नहीं। नीले वस्त्रधारी बालक ने सिर हिलाया। यह सुनकर विराट ने आखिरकार राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, आखिरकार उस महिला से छुटकारा मिल गया। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उस महिला की नाक के नीचे रहना वास्तव में बहुत ज्यादा दबाव वाला था। स्वरा जैसी शक्तिशाली हस्ती की सतर्क नजर में वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता था। हर कदम को अत्यधिक सावधानी के साथ उठाया जाना था और पिछले कुछ समय से उसका दिल लगातार किनारे पर था। भारी दबाव की यह भावना वास्तव में असहनीय थी। तुरंत विराट ने अपना हाथ हिलाया और अनंत परम मीनार को बुलाया। नाग, इस जगह की रखवाली करो। विराट ने नीले वस्त्रधारी बालक को निर्देश दिया और एक चमक के साथ उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। उसे आखिरी बार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किए हुए कई महीने बीत चुके थे। यह देखकर हरे वस्त्रधारी बालक ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कुछ हद तक अप्रसन्न महसूस कर रहा था, लेकिन वह केवल आज्ञाकारी रूप से बाहर पहरा दे सकता था। आखिरकार उसके पिछले भागने के कारण वह महिला विराट के पीछे शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस आ गई थी और वह पहले से ही इस मामले के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा था। विराट पहले से ही उससे बहुत नाखुश था और अगर उसने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो विराट वास्तव में उसे इसके परिणाम भुगतने के लिए मजबूर कर सकता था। इसलिए अभी के लिए उसके लिए यही सबसे अच्छा था कि वह लड़े नहीं या पलटकर जवाब न दे और आज्ञाकारी होकर विराट की सेवा करे ताकि विराट का गुस्सा शांत हो सके। अन्यथा अगर उसने विराट को फिर से नाराज किया तो विराट शायद उसके साथ अपने सभी पुराने और नए हिसाब बराबर कर लेगा। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट, मैं बाहर कब जा सकती हूँ? विराट को अंदर आते देख छोटी बच्ची आभा दौड़कर पास आई और उससे पूछा। इस दौरान विराट ने उसे निर्देश दिया था कि वह अभी के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर न भागे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि विराट ऐसा क्यों चाहता था, फिर भी उसने उसके निर्देशों का पालन किया और बिना बाहर गए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में ही रही। अब उसने काफी समय से बहन शालिनी को नाग दंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं भेजी थी और वह सोच रही थी कि कहीं बहन शालिनी अधीर तो नहीं हो रही है। जब से उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के सभी मामलों का प्रभार संभाला था, वह हर 6 महीने में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से शालिनी को नाग दंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक जत्था भेजती थी। हरे वस्त्रधारी बालक को अच्छी तरह से डांटने के बाद विराट का गुस्सा काफी शांत हो गया। नाग, अगर तुम मेरे साथ होते तो क्या तुम उस महिला को चुपके से मेरा पीछा करते हुए महसूस कर सकते थे? विराट ने हरे वस्त्रधारी बालक की ओर देखते हुए पूछा। यह संभव होना चाहिए। नीले वस्त्रधारी बालक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर उसने श्वास गोपन तकनीक की साथ ही भेजी है, वह सोच रही है कि कहीं बहन शालिनी उनका इंतजार करते हुए अधीर तो नहीं हो रही है। जब से उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के सभी मामलों का प्रभार संभाला है, वह हर 6 महीने में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से शालिनी को नाग दंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक जत्था भेजती आ रही है। इतने लंबे समय तक शालिनी को संसाधन न भेजने के कारण उसने नाग दंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बड़ा जत्था जमा कर लिया था। अरे, तुम अब बाहर जा सकती हो, लेकिन याद रखना, बाहर जाने के बाद तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। बहुत देर तक बाहर मत रहना। विराट ने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा। विराट, तुम कर क्या रहे हो? तुम घर पर हो, फिर इतने रहस्यमय तरीके से क्यों पेश आ रहे हो? क्या हाल ही में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? छोटी बच्ची आभा ने कुछ असंतोष के साथ कहा। आभा के शब्द सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। अगर वह हरे वस्त्रों वाला बालक होता जिसने इस तरह से उसे बात करने की हिम्मत की होती तो उसने उसके सिर पर एक जोर की चपत लगा दी होती। वह इसे बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन विराट छोटी बच्ची आभा के साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। वह इस पवित्र और दयालु छोटी बच्ची के लिए केवल प्यार महसूस करता था। उसके दिल में छोटी बच्ची आभा उसकी बेटी वान्या और उसकी सबसे बड़ी शिष्या अन्वी से बहुत अलग नहीं थी। खैर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। बस मेरी बात याद रखना। विराट उसे केवल फिर से याद दिला सकता था। इस छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा समझाना किसी काम का नहीं था। वह मामले की पेचीदगियों को नहीं समझ पाएगी, इसलिए विराट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे निर्देश दिया कि क्या करना है। सौभाग्य से छोटी बच्ची आभा काफी आज्ञाकारी थी। ठीक है, आभा ने सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि विराट ऐसा क्यों चाहता है। चूंकि उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था तो शायद उसके पास अपने कारण होंगे, इसलिए वह वैसा ही करेगी जैसा उसने कहा था। फिर आभा कटे हुए नागदंत चावल और विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को लेकर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर निकल गई। यह कौन सी जगह है? बाहर पहुंचने पर आभा ने चारों ओर देखा और खुद को एक पूरी तरह से अपरिचित जगह पर पाया।
उसने चकराए हुए भाव से पूछा। वह ज्यादातर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर ही रहती थी, शायद ही कभी शून्य समाधि महाद्वीप का दौरा करती थी। शून्य समाधि महाद्वीप के लिए वह केवल बैंगनी तलवार संप्रदाय और सुवर्ण भूमि संप्रदाय जैसी कुछ ही जगहों के बारे में जानती थी। वह इस अपरिचित जगह को नहीं पहचानती थी। यह शून्य समाधि महाद्वीप है। नीले वस्त्रधारी बालक ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस जाना चाहती हूँ, मुझे किस रास्ते से जाना चाहिए? छोटी बच्ची आभा ने पूछा। बस उस तरफ जाओ, बैंगनी तलवार संप्रदाय उसी दिशा में है। नीले वस्त्रधारी बालक ने दक्षिण की ओर इशारा किया। उसने छोटी बच्ची को ज्यादा विस्तार से बताने की जहमत नहीं उठाई। एक सामान्य दिशा की ओर इशारा करना ही उसके लिए इसे खोजने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा भले ही वह गलत रास्ते पर चली गई हो और थोड़ा भटक गई हो, उसकी गति के साथ उसके लिए वापस चक्कर लगाना आसान होगा। अपनी वर्तमान गति से वह एक ही दिन में शून्य समाधि महाद्वीप के सबसे उत्तरी छोर से सबसे दक्षिणी छोर तक उड़ सकता था। इस छोटी बच्ची की तो बात ही छोड़ दें। वास्तव में अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र तक अपनी शक्ति वापस पाने के बाद नीला वस्त्रधारी बालक यह परीक्षण करना चाहता था कि क्या वह छोटी बच्ची आभा को हरा सकता है। लेकिन यह विचार करते हुए कि उसने अभी अभी मुसीबत खड़ी की थी और अभी भी खुद को सुधार रहा था, कोई और मुसीबत न खड़ी करना ही सबसे अच्छा था। आखिरकार अगर वह जीत गया और छोटी बच्ची ने विराट से शिकायत कर दी तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन अगर वह हार गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह चाहे जैसे भी विचार करे, यह एक फायदे का सौदा नहीं था। नीले वस्त्रधारी बालक ने अपने आवेग को दबा दिया और छोटी बच्ची आभा से लड़ने की अपनी इच्छा को रोक लिया। ठीक है, मैं जा रही हूँ, यह सुनकर छोटी बच्ची आभा ने कहा और एक चमक के साथ वह उड़ गई। पलक झपकते ही वह क्षितिज में गायब हो गई। उसकी अविश्वसनीय गति को देखकर नीला वस्त्रधारी बालक फिर से सुन्न रह गया। उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि उसने हमला नहीं किया था, अन्यथा शायद उस छोटी बच्ची ने उसकी जमकर पिटाई कर दी होती। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही महीनों में छोटी बच्ची की शक्ति में इतना सुधार आ गया है। यह इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर खाने के बाद उसकी प्रगति से कम प्रभावशाली नहीं था। उसने आभा जैसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था, जो आभा धाम और एक जादुई खजाने के बीच कहीं था। इसलिए वह इस तरह के जीवन के विकास के बारे में ज्यादा नहीं समझता था। वर्तमान बच्ची आभा एक शुद्ध आभा धाम नहीं थी, क्योंकि आभा धाम को विराट के खुद के जन्मजात दिव्य अस्त्र में परिष्कृत किया गया था। लेकिन हालांकि वह एक जादुई खजाने का जीवन रूप थी, वह विशुद्ध रूप से एक जादुई खजाना भी नहीं थी, क्योंकि उसका शरीर आभाधाम अपने आप में एक विशाल आभाधाम की दुनिया थी। यहां तक कि अच्छी जानकारी रखने वाले हरे वस्त्रधारी बालक ने भी पहले कभी ऐसी अजीब जीवन स्थिति नहीं देखी थी। लेकिन स्पष्ट रूप से उसके द्वारा सिखाई गई तकनीक की साधना करने के बाद बच्ची आभा की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी थी, यहां तक कि उसके मालिक की शक्ति को भी पार कर गई थी। अगर उसके पास जादुई खजानों और अन्य आध्यात्मिक पत्थरों को निगलने की क्षमता नहीं होती तो वह शायद बच्ची आभा से बहुत जल्दी पीछे छूट जाता। सौभाग्य से यह छोटी बच्ची सर्वशक्तिमान नहीं थी। हालांकि वह उसके द्वारा सिखाई गई तकनीक की साधना कर सकती थी, लेकिन वह जादुई खजाने के टुकड़ों और आध्यात्मिक पत्थरों को निगलने का कौशल नहीं सीख सकती थी, अन्यथा वह सच में उसके पीछे छूट जाता, यहां तक कि उसकी पीठ भी नहीं देख पाता। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। छोटी बच्ची आभा के जाने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का निरीक्षण किया। क्या हो रहा है? इनमें से इतने सारे राक्षसी खजाने कैसे खत्म हो गए हैं? राक्षसी खजानों के ढेर को देखकर विराट ने आश्चर्य में चिल्लाकर कहा। अंधकार दानव सेना के खिलाफ पिछली लड़ाई में उसने युद्ध के मैदान से भारी मात्रा में राक्षसी खजाने एकत्र किए थे। हालांकि अब उनमें से केवल 1/3 ही बचे थे। यहां तक कि जब उसने स्वरा को ठीक किया था, जिसमें ऊर्जा की भारी मात्रा खर्च हुई थी, सीधे 1/3 का उपयोग कर लिया था, फिर भी 2/3 बचे थे। लेकिन अब केवल 1/3 ही बचे थे। खपत की दर बस आश्चर्यजनक थी। विराट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम यह कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे राक्षसी खजाने चुराए हैं? विराट की बातें सुनकर अनंत परम मीनार ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। यह इंसान, क्या वह यह भी नहीं सोचता कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा गहन संस्थाएं हैं? फिर भी वह तेज ऊर्जा की खपत की शिकायत कर रहा है। यह इंसान वास्तव में परिणामों की परवाह किए बिना बात कर रहा है। सिर्फ वह छोटी बच्ची आभा हर दिन ऊर्जा की आश्चर्यजनक मात्रा को सोख लेती है। सौभाग्य से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में जगमगाते सितारों की संख्या पहले से ही काफी बड़ी है, अन्यथा जो ऊर्जा यह प्राप्त करती है वह उस छोटी बच्ची के अकेले सोखने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में आड़ू नहीं, मैं बस उत्सुक था कि यह राक्षसी खजाना इतनी तेजी से क्यों खत्म हो रहा है, बस इतना ही, गलत मत समझना। यह सुनकर विराट ने तुरंत स्पष्ट किया, उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह लगभग पूरी तरह से अनंत परम मीनार द्वारा ही उसे दिया गया था। अनंत परम मीनार के बिना वह आज जो है वह नहीं होता। विराट अनंत परम मीनार का अत्यंत आभारी था, तो भला वह कैसे शक कर सकता था कि अनंत परम मीनार उसके संसाधन चुरा रही है? अगर अनंत परम मीनार सच में उसके राक्षसी खजाने चुराना चाहती थी, भले ही वह उन सभी को सोख ले, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर थोड़ा सा चुराने की जहमत क्यों उठाए? अनंत परम मीनार की क्षमताओं के साथ यह उसे आसानी से प्राप्त सभी संसाधनों का निवेश करने की अनुमति दे सकती थी, लेकिन अनंत परम मीनार ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय इसने उसकी इच्छाओं का पूरी तरह से सम्मान किया, जिससे उसे जितना वह चाहता था उतना निवेश करने की अनुमति मिली। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में सितारों को रोशन करना भी वह जब चाहता था तभी किया जाता था, और अनंत परम मीनार ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। यह कभी भी गुप्त रूप से उन संसाधनों और आध्यात्मिक पत्थरों को नहीं सोखती थी जिन्हें उसने अगले सितारे को रोशन करने या अपनी खुद की क्षति की मरम्मत के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखा था। विराट अनंत परम मीनार के कार्यों के लिए अत्यंत आभारी था और इसे बहुत सम्मान देता था। यह हुई ना बात। विराट के शब्द सुनकर अनंत परम मीनार ने ठंडी आह भरते हुए कहा। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये राक्षसी खजाने इतनी तेजी से क्यों खत्म हो गए, अनंत परम मीनार ने विराट को ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि यह छोटी बच्ची आभा की स्थिति के बारे में पूरी तरह से वाकिफ थी। यह विराट को नहीं बताना चाहती थी, ऐसा न हो कि वह छोटी बच्ची आभा द्वारा प्रोत्साहित हो जाए और आगे भी जोखिम उठाए। इसका इरादा विराट के लिए चुपचाप छिपना, विवेकपूर्ण तरीके से काम करना और बाहर आने से पहले पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने तक सैकड़ों हजार या यहां तक कि लाखों वर्षों तक एकांत में साधना करना था। यह दृष्टिकोण भले ही विराट की साधना को धीमा कर दे, लेकिन कम से कम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दुर्भाग्य से विराट तलवार संप्रदाय या शक्ति सिंधु महाद्वीप को छोड़ नहीं सकता था। उसकी इच्छाओं का पालन करने से इनकार कर दिया और लगातार अंधकार दानव वंश के साथ जीवन मरण के संघर्ष में फंसा रहा। हालांकि अनंत परम मीनार ने विराट के कार्यों की प्रशंसा की, लेकिन उसने इसे मंजूरी नहीं दी। विराट के कार्य निस्संदेह निष्ठा और वीरता के कार्य थे, जो एक नायक के अनुकूल थे। हालांकि वे बेहद खतरनाक थे। एक भी गलत कदम उसे अंधकार दानव वंश के हाथों मौत के घाट उतार सकता था।
विराट उसका चुना हुआ नया मास्टर था, एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा जिसने अनंत अराजकता सम्राट तकनीक विरासत में प्राप्त की थी, जिसे बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए नियत किया गया था। अनंत परम मीनार के नजरिए में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अंधकार दानव वंश के साथ ऐसा जोखिम भरा और लंबा संघर्ष पूरी तरह से अनावश्यक था। दसियों लाख दिव्य विकास लोक के साधकों की अंधकार दानव वंश की विशाल सेना के बावजूद अनंत परम मीनार इसे महज बच्चों का खेल मानती थी। अतीत में देखे गए युद्धों की तुलना में ये युद्ध नगण्य थे। इसके पूर्ववर्ती के युद्ध वास्तव में प्रलयंकारी थे। उस स्तर के वे सर्वोच्च प्राणी एक ही झटके से कई नक्षत्र प्रणालियों को नष्ट कर सकते थे। एक ही लड़ाई में अक्सर कई, यहां तक कि एक दर्जन तारा लोकों को धूल में मिला दिया जाता था। उस स्तर के युद्ध की तुलना में शक्ति सिंधु महाद्वीप और कंटक अंधकार दानवों के बीच का संघर्ष कीचड़ में खेलते बच्चों जैसा था। यदि विराट एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता तो महज कंटक महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, वह तिमिर मंडल और भय लोक को भी आसानी से मिटा सकता था जहां वह निवास करता है। इसलिए विराट का यहां अंधकार दानवों से मरने तक लड़ने का वर्तमान जोखिम अनंत परम मीनार की नजर में पूरी तरह से अर्थहीन है। लेकिन चूंकि विराट ऐसा करने पर जोर देता है, उसके पास उसे वैसे ही छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। आमतौर पर कहा जाए तो यह विराट को लड़ने में मदद करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे पहले यह नहीं चाहती कि विराट इसकी शक्ति देखने के बाद और भी अधिक साहसी हो जाए, जिससे अंधकार दानवों के खिलाफ मरने तक लड़ने का उसका संकल्प और मजबूत हो। दूसरा, यह अभी भी अपने चरम पर ठीक होने से कोसों दूर है। एक बार जब यह अपनी उपस्थिति को उजागर कर देगी और उन प्राचीन प्राणियों द्वारा खोजी जाएगी तो यह और विराट दोनों ही विनाश का सामना करेंगे। जिस दुश्मन का यह सामना करती है वह विराट की वर्तमान क्षमताओं से परे है, इसलिए जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो यह कार्रवाई करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगी। अनंत परम मीनार द्वारा डांटे जाने के बाद विराट वहां और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह वहां और नहीं रुका और अन्य जगहों की जांच करने चला गया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का चक्कर लगाने के बाद विराट ने पाया कि पिछले कुछ महीनों में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में हुए बदलाव वास्तव में महत्वपूर्ण थे। आखिरकार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना है। बाहर के कुछ महीने यहाँ के कई वर्षों के बराबर हैं। इन कुछ वर्षों में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगाए गए नागदंत चावल के खेतों का काफी विस्तार हुआ है। औषधीय जड़ी बूटी के खेतों का आकार भी लगभग 2 गुना हो गया है। ऐसा लगता है कि आभा और रिया ने इन चीजों को प्रबंधित करने में बहुत प्रयास किया है। पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव उस आड़ू के पेड़ में हुआ है जिसे उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रत्यारोपित किया था। अब वह आड़ू का पेड़ भारी फलों से लदा हुआ है। ये आड़ू बहुत विशाल है, प्रत्येक 10,000 फीट लंबा है, जो प्राचीन महाद्वीप पर उस जंगल के आड़ू के आकार से 10 गुना बड़ा है। इस पेड़ पर 1000 से ज्यादा आड़ू है। विराट आगे बढ़ा, पेड़ से एक आड़ू तोड़ा और एक बाइट ली। उसका अविश्वसनीय रूप से कोमल गूदा लगभग उसके मुंह में घुल गया। मीठा और बेजोड़ स्वादिष्ट, प्राचीन महाद्वीप के आड़ू से 100 गुना बेहतर। जैसे ही उसने आड़ू निगला, उसके पेट से एक शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई जो उसकी मांसपेशियों के हर हिस्से को पोषण दे रही थी। आड़ू के शक्तिशाली प्रभावों को महसूस करते हुए विराट की आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रत्यारोपित आड़ू के पेड़ के आड़ू वास्तव में प्राचीन महाद्वीप के जंगल के आड़ू की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के आड़ू प्राचीन महाद्वीप के आड़ू से कम 100 गुना अधिक शक्तिशाली थे। वे पहाड़ों की चाय की पत्तियों के बराबर भी थे। यदि उस पर्वत से उन चाय की पत्तियों को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रत्यारोपित किया जाता तो संभवतः एक समान नाटकीय परिवर्तन होता। दुर्भाग्य से पहाड़ में उस चाय के बागान की रखवाली वे दुष्ट पहाड़ी बकरियां करती हैं। वहां से चाय के एक भी पेड़ को खोद कर लाना वाले फलों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के आड़ू प्राचीन महाद्वीप के आड़ू से कम 100 गुना अधिक असरदार थे। उनकी तुलना पहाड़ों से मिलने वाली उन विशेष चाय की पत्तियों से भी की जा सकती थी। अगर उस पहाड़ के चाय के पेड़ों को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से एक ऐसा ही चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस पहाड़ के चाय के बागानों की रखवाली वे दुष्ट पहाड़ी बकरे करते थे। वहां से एक भी चाय का पेड़ उखाड़ कर लाना कोई आसान काम नहीं था। आड़ू के कुछ टुकड़े खाने के बाद विराट ने उसे वापस रख दिया। उसके लिए एक ही बार में इतना बड़ा आड़ू खाना संभव नहीं था। उसके एक ही बाइट में अपार ऊर्जा छिपी थी, तो पूरा आड़ू खाना तो बहुत दूर की बात थी। इसके अलावा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में आने का उसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन महाद्वीप से कुछ संसाधन इकट्ठा करना था। वह बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता था। आखिरकार स्वरा अभी भी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर थी और उसकी उपस्थिति के कारण विराट पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। हालांकि उसका स्वर्ण नाग अवतार अभी भी पश्चिमी महाद्वीप में तैनात था, लेकिन विराट नहीं चाहता था कि स्वरा को उसके इस अवतार के बारे में अभी कुछ पता चले। संक्षेप में कहा जाए तो विराट अभी भी स्वरा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। हालांकि उनकी बातचीत से और अग्नितत्व संप्रदाय के प्रमुख धीरज से उसे यह पता चल गया था कि स्वरा मानव जाति की एक सर्वोच्च हस्ती थी। उसने अंधकार दानव वंश के सबसे खूंखार राक्षस नवमंडल परम दानव को भी मार गिराया था, जिससे वह मानवता के लिए एक महान नायिका बन गई थी। कोई बुरी इंसान नहीं, लेकिन इसके बावजूद विराट उस पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता था। बिना कोई देरी किए उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के टेलीपोर्टेशन व्यू का उपयोग किया और सीधे प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश कर गया। वह सबसे पहले उस नदी के पास गया और सैकड़ों बड़ी मछलियां पकड़ी। फिर नदी के पार वाले पेड़ों के झुरमुट में जाकर दसियों हजार आड़ू तोड़े। उसने इन सभी संसाधनों को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में टेलीपोर्ट कर दिया। हालांकि जो आड़ू का पेड़ उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगाया था उस पर फल आने लगे थे, लेकिन तलवार संप्रदाय की जरूरतें इतनी विशाल थीं कि उस एक पेड़ के आड़ू उनकी विशाल मांग को पूरा नहीं कर सकते थे। इन संसाधनों को वापस भेजने के बाद विराट ने 4 और आड़ू के पेड़ खोदे, उन्हें अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में टेलीपोर्ट किया और वहीं लगा दिया। इन आड़ू के पेड़ों को लगाने के फायदों का स्वाद चखने के बाद विराट स्वाभाविक रूप से ऐसे और भी पेड़ अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगाना चाहता था। हालांकि विराट ने एक ही बार में बहुत सारे पेड़ नहीं लगाए। इस बार उसने केवल 4 पेड़ ही लगाए। पहले लगाए गए पेड़ को मिलाकर अब अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में कुल 5 आड़ू के पेड़ हो गए थे। आखिरकार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में बढ़ने के लिए इन आड़ू के पेड़ों को ढेर सारी तारों की रोशनी को सोखने की आवश्यकता थी और इस रोशनी को बदलने के लिए भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। यह हवा में से प्रकट नहीं होती थी। तलवार संप्रदाय के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए 4 और पेड़ लगाना ही उसकी क्षमता की अंतिम सीमा थी। यह तो केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वह अब श्वेत हिम महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के साथ काम कर रहा था और उसे पता था कि नीलिमा और माया द्वारा संचालित नीलिमाया मंडप भी बहुत पैसा कमा सकता है। इसलिए विराट ने 4 और आड़ू के पेड़ों को लगाने का साहस किया। अन्यथा तलवार संप्रदाय के मूल आध्यात्मिक पत्थरों के भंडार के अनुसार अनंत परम मीनार की वर्तमान ऊर्जा खपत को पूरा करना ही उसके लिए बहुत मुश्किल था। 4 और आड़ू के पेड़ लगाना तो बहुत दूर की बात थी। इन कामों को पूरा करने के बाद विराट नदी के उद्गम वाले पहाड़ की ओर निकल पड़ा। प्राचीन महाद्वीप की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम उसी पहाड़ से चाय की पत्तियां इकट्ठा करना था ताकि वह स्वरा को दे सके।
आखिरकार उसकी बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी, जिसके बदले में काफी मात्रा में प्राचीन दिव्य चाय प्राप्त की जा सकती थी। इस बार उसे किसी भी कमी को पूरा करना था, ताकि उस महिला को यह न लगे कि उसने उसे धोखा दिया है। इस बार विराट के भीतर कहीं अधिक आत्मविश्वास था। पिछली यात्रा की तुलना में उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। अगर उसका सामना फिर से उन दुष्ट पहाड़ी बकरों से होता, तो वह पहले की तरह दयनीय स्थिति में नहीं होता, बल्कि उन्हें एक कड़ा सबक सिखा सकता था और अपना पुराना हिसाब चुकता कर सकता था। जल्द ही विराट नदी के उद्गम वाले पहाड़ पर पहुंच गया। वह पहले भी कई बार इस पहाड़ पर आ चुका था और चाय के जंगल के रास्तों को भली भांति जानता था। विराट कहीं और नहीं रुका और सीधा चाय के बागान की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचते ही उसने हजारों जादुई तलवारों का आह्वान किया और चाय के पेड़ों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पिछली बार की तुलना में विराट की ताकत में चमत्कारिक वृद्धि हुई थी। सर 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 विराट के दिव्य नियंत्रण में हजारों जादुई तलवारें तेजी से चाय की पत्तियों पर चलने लगीं। हर एक तलवार ने पलक झपकते ही एक विशाल पत्ती को काट कर गिरा दिया। एक ही सांस में विराट ने हजारों विशाल चाय की पत्तियों को काट लिया था। बिना किसी देरी के विराट ने तुरंत कटी हुई पत्तियों को अपनी जादुई स्थानिक थैली में भर लिया। वह जानता था कि जैसे ही वे दुष्ट बकरे उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और देखेंगे कि वह चाय की पत्तियां तोड़ रहा है, वे तुरंत हमला कर देंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने हजारों कटी हुई चाय की पत्तियों को अपनी स्थानिक थैली में रखा, चाय की झाड़ियों से एक सनसनाहट के साथ सींगों और पंजों वाला एक विशालकाय जीव बाहर निकल आया। हजारों मील लंबा यह विशालकाय जीव वही बकरा था जिसने पहले भी चाय की पत्तियां तोड़ने आने पर उस पर हमला किया था। सत्यानाश, यह फिर से आ गया। उस विशालकाय बकरे को अपनी ओर आते देख विराट का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसके मुंह से अनायास ही गाली निकल गई। जब उस बकरे ने विराट को देखा, तो वह उसे तुरंत पहचान गया कि यह वही इंसान है जो पहले उसकी चाय की पत्तियां तोड़ने आया था, और उसकी आंखों में अत्यधिक सदमे और क्रोध के भाव उभर आए। हालांकि इस बार उसने विराट पर आंख मूंद कर हमला नहीं किया, बल्कि एक क्रोधित मिमियाहट के साथ दहाड़ लगाई। पिछली बार जब उसने विराट के स्वर्णनाग अवतार पर हमला किया था, तो उसे विराट के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वह जान गया था कि वह सामने खड़े उस युवा के आगे टिक नहीं पाएगा। इसलिए इस बार विराट को देखते ही उसने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत अपने साथियों को बुलाने के लिए आवाज लगा दी। इतना ही नहीं, दहाड़ने के तुरंत बाद वह विराट की ओर लपका। भले ही वह पिछली बार इस लड़के को हरा नहीं पाया था, लेकिन ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। यह लड़का अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसे भागने से रोकने के लिए बकरे को उसे उलझा कर रखना था। इस बार वह इस मानव लड़के को, जो बार बार उसकी चाय की पत्तियां तोड़ने आता था, जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता था। यह देखकर विराट तुरंत बकरे का इरादा समझ गया। इस पल विराट अपने भीतर उमड़ते क्रोध को रोक नहीं पाया। यह दुष्ट जानवर, वह केवल कुछ चाय की पत्तियां ही तो तोड़ रहा था। इतने विशाल चाय के जंगल में उसने जो तोड़ा वह ना के बराबर था। फिर भी इस कमीने जानवर ने बार बार उसे मारने की कोशिश की थी। क्या वे सच में उसे इतना कमजोर समझते थे जिसे वे आसानी से दबा सकते थे? इस क्षण विराट ने खुद को नहीं रोका। एक ही विचार के साथ उसने 10,000 से अधिक लंबी जादुई तलवारों का आह्वान कर लिया। उसी समय विराट ने विद्युत भक्षक मोती को भी बाहर निकाल लिया। विराट की दिव्य चेतना के नियंत्रण में 10,000 से अधिक जादुई तलवारों ने तेजी से एक अत्यंत प्रभावशाली और भयानक तलवार व्यूह का निर्माण कर लिया। इसी पल विद्युत भक्षक मोती से बैंगनी रंग की बिजली की धारियां निकलीं और इस तलवार व्यूह में समा गईं। भनभनाहट, विराट की दिव्य चेतना के नियंत्रण में पूरा तलवार व्यूह पलक झपकते ही सक्रिय हो गया और व्यूह से एक अकल्पनीय रूप से भयानक तलवार का संकल्प प्रकट हुआ, जो सीधे उस हमलावर बकरे पर टूट पड़ा। धमाका! बैंगनी बिजली से भरा वह तलवार का संकल्प उस विशालकाय बकरे के सिर से जा टकराया और एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। दिव्य पंख तलवार व्यूह का तीसरा स्तर, जिसमें विद्युत भक्षक मोती की शक्ति समाहित थी, विराट द्वारा बनाया गया एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और जानलेवा वार था। दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह, यह जानलेवा वार नाग पाताल तलवार का उपयोग किए बिना विराट का सबसे शक्तिशाली प्रहार कहा जा सकता था। हालांकि बकरे का शरीर अविश्वसनीय रूप से कठोर था, लेकिन उस भयानक तलवार के संकल्प ने एक ही झटके में उसके सिर में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। इस प्राणघातक प्रहार के लगते ही बकरे की रफ्तार तुरंत रुक गई। वह लड़खड़ाया और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह स्पष्ट था कि विराट के दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह के इस घातक प्रहार के सामने वह खूंखार बकरा मौके पर ही मारा गया था। जैसे ही विराट ने उस खूंखार बकरे को मारा, चाय की झाड़ियों से सरसराहट की कई आवाजें आने लगीं, जो तेजी से करीब आ रही थीं। इन आवाजों को सुनकर विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह नहीं जानता था कि कितने बकरे उसकी ओर दौड़ कर आ रहे थे। विराट ने नीचे गिरे हुए बकरे की ओर देखा, तेजी से आगे उड़ा और हजारों मील लंबे उस विशालकाय बकरे को अपनी स्थानिक थैली में डाल लिया। जैसे ही उसने यह काम पूरा किया, चाय की झाड़ियों में भारी उथल पुथल मच गई और कई पत्थर जैसे कठोर बकरे बाहर निकल आए। यह देखकर विराट का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने अब वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और पूरी गति से वहां से भाग निकला। दिव्य पंख विद्युत तलवार व्यूह के तीसरे स्तर का उपयोग करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी हद तक कम हो गई थी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता में भारी गिरावट आई थी। अब वह इन बकरों से नहीं लड़ सकता था। अगर दर्जनों बकरों ने उसे घेर लिया, तो अपनी महान योग्यताओं के बावजूद उसका मरना तय था। विराट को इतनी तेजी से भागते देख बकरों की आंखें क्रोध से धड़क उठीं और उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि विराट की गति इन बकरों की पहुंच से बहुत परे थी। कुछ ही सांसों के भीतर विराट ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया था। विराट की ओझल होती आकृति को देखकर इन बकरों की आंखों में क्रोध और आक्रोश की लहर दौड़ गई। दुर्भाग्य से विराट बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था और अपने पूरे आक्रोश के बावजूद वे उसे रोकने में पूरी तरह से लाचार थे। बकरों से पीछा छुड़ाने के बाद विराट पहाड़ में नहीं रुका, बल्कि सीधे उसी दिशा में उड़ चला जहां से उसे वापस लौटना था। इस बार हजारों चाय की पत्तियां तोड़ने के अलावा उसने हजारों मील लंबे एक इतने विशालकाय बकरे को भी मार गिराया था। यह सच में एक अप्रत्याशित खजाना था। वह सोच रहा था कि इस बकरे के मांस के औषधीय गुण क्या होंगे और चाय की पत्तियों की तुलना में यह कैसा होगा। हालांकि पिछले अनुभवों के आधार पर इस बकरे के मांस के औषधीय गुण असाधारण होने चाहिए। आखिरकार ये बकरे उस पहाड़ की अनगिनत दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां खाकर बड़े हुए थे। वे चाय की पत्तियों को अपने मुख्य भोजन के रूप में खाते थे। ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियों पर पल्ले बकरे का मांस कभी खराब नहीं हो सकता था। यह सोचते ही विराट ने अपनी गति बढ़ा दी और वापस चल पड़ा। अब वह उस बकरे का स्वाद चखने के लिए बेचैन था। शक्ति सिंधु महाद्वीप। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शार्दुल को ढूंढ निकाला, जो दानवनाशक नगर में साधना कर रहा था। शार्दुल, चलो, मैं तुम्हें कुछ बहुत ही स्वादिष्ट खिलाता हूं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शार्दुल के सिर को थपथपाते हुए कहा। चूंकि उसका मुख्य शरीर प्राचीन महाद्वीप से एक बकरा मारकर लाया था, तो इतनी अच्छी चीज में शार्दुल को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता था। मालिक, इस बार कौन सा स्वादिष्ट खाना है? यह सुनते ही शार्दुल की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से पूछा। विराट ने उसे विशेष रूप से कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए बुलाया था, तो पक्का उसके मालिक को फिर से कोई असाधारण चीज मिल गई होगी। प्राचीन महाद्वीप से लाया गया एक बकरा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत ही विराट का स्वर्ण नाग अवतार शार्दुल, कुर्मा, योगिता, चंपा, आयु, मोहिनी और अन्य लोगों के साथ शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश कर गया और अपने मुख्य शरीर के स्थान की ओर बढ़ चला।
शुरुआत में विराट का इरादा नीलिमा और माया को भी बुलाने का था, लेकिन वह संचार टोकन का उपयोग करके उनसे संपर्क नहीं कर पाया, जिससे उसे एहसास हुआ कि वे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर नहीं है, शायद श्वेत हिम महाद्वीप या पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर होंगी। चूंकि ऐसा था तो विराट ने उन्हें परेशान न करने का फैसला किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर न होना उनकी अपनी गलती थी। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें नहीं बुलाना चाहता था। समूह ने शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया और विराट के मुख्य शरीर के स्थान पर पहुंच गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार को इतने बड़े समूह के साथ आता देख हरित हैरान रह गया। विराट, तुम इन सबके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? हरित ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर उलझन भरे भाव से देखते हुए पूछा। मेरा असली स्वरूप प्राचीन महाद्वीप से एक बकरा लाया है। इन सबको यहाँ लाने का कारण स्वाभाविक रूप से मटन की दावत है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? वैसे भी यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तुम बस यहीं रहो और इस जगह की पहरेदारी करो। इतना कहकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार सभी को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में ले गया। यह देखकर नाग के भीतर क्रोध और आक्रोश की लहर दौड़ गई। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादती है? तुम अंदर जाकर स्वादिष्ट खाना खाते हो, जबकि मैं, तुम्हारा महान रक्षक, यहाँ प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए छोड़ दिया गया हूँ। हालांकि नाग बहुत क्रोधित था, लेकिन वह लाचार भी था। आखिरकार भले ही मटन कितना भी स्वादिष्ट हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह मांस और खून से नहीं बना था। जो चीजें इंसानों के लिए अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट थीं, उनका उसके लिए कोई स्वाद नहीं था। वह आध्यात्मिक पत्थर या जादुई कलाकृतियों के टुकड़े खाता था। वही उसके लिए सबसे बढ़िया व्यंजन थे। यहाँ तक कि जब विराट ने उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाया, तब भी वह केवल एक तरफ बैठकर दूसरों को दावत उड़ाते हुए देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। जब स्वर्ण नाग अवतार सभी को वहां ला रहा था, विराट पहले ही प्राचीन महाद्वीप से लौट आया था। विराट ने अपनी स्थानिक थैली से दसियों हजार मील लंबे उस विशालकाय बकरे को बाहर निकाला और उसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में डाल दिया। उस विशाल बकरे को देखकर हर कोई दंग रह गया। विराट, तुम्हें इतना बड़ा बकरा कहां से मिला? योगिता ने बकरे के शव की ओर देखा, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। मैं इसे प्राचीन महाद्वीप से लाया हूं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग इस बकरे को भूनने में मेरी मदद करो। यह सुनकर हर कोई तुरंत बकरे को साफ करने और तैयार करने में मदद करने लगा। कुछ तैयारियों के बाद विराट ने अपनी जन्मजात ज्वाला का आह्वान किया और बकरे को भूनना शुरू कर दिया। हालांकि बकरे का शरीर अत्यधिक कठोर था। विराट की अमातेरासु ज्वाला की शक्ति के बावजूद इसे भूनना बेहद धीमा काम था। चंपा, तुम भी आओ और मदद करो, विराट ने चंपा से कहा, जो एक तरफ खड़ी थी। चंपा की जन्मजात दिव्य अग्नि की शक्ति यकीनन उसकी अमातेरासु ज्वाला से भी अधिक थी। अगर केवल उनकी जन्मजात ज्वालाओं की शक्ति का मुकाबला होता तो विराट को चंपा को हराने का पूरा भरोसा नहीं था। जी युवा मालिक। विराट की बात सुनकर चंपा ने तुरंत हामी भर दी। तुरंत ही चंपा ने भी अपनी जन्मजात अग्नि का आह्वान किया और बकरे को भूनना शुरू कर दिया। विराट के मुख्य शरीर, स्वर्ण नाग अवतार और चंपा के एक साथ काम करने से बकरे को भूनने की गति बहुत तेज हो गई। जैसे जैसे वह विशालकाय बकरा धीरे धीरे भुनने लगा, उसमें से एक अविश्वसनीय रूप से मनमोहक सुगंध उठने लगी। इस तीव्र सुगंध को सूंघकर योगिता, शार्दूल, कुर्मा, आयु, मोहिनी और अन्य लोग अपनी लाट टपकने से नहीं रोक पाए और उन्हें खुद को रोककर उस पर टूट पड़ने और उसे निगल जाने से रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सुगंध इतनी मोहक थी, इस अविश्वसनीय रूप से समृद्ध सुगंध को सूंघते ही उनके शरीर की हर मांसपेशी और नस खुशी से झूम उठी, एक तीव्र लालसा प्रदर्शित करने लगी। इस सुगंध में उनके जीवन बल के लिए एक अनूठा और अजेय आकर्षण था। विराट, क्या यह तैयार है? हम कब खा सकते हैं? सुनहरे भूरे रंग के भुने हुए मटन को देखकर और उसकी अजय सुगंध को अपने भीतर खींचते हुए योगिता ने अपने हाथ मलते हुए बेसब्री से पूछा। वह अब खुद को और नहीं रोक पा रही थी। यह बस तैयार ही होने वाला है, चलो खाना शुरू करते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कोई भी खुद को रोक नहीं पाया। वे उस विशाल भुने हुए मटन पर टूट पड़े, मांस के टुकड़े फाड़ फाड़ कर दावत उड़ाने लगे। विराट ने रिया को भी बुला लिया, जो अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर काम कर रही थी, ताकि वह भी उनके साथ शामिल हो सके। विराट ने भुने हुए मटन का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा और एक बड़ा निवाला लिया। जैसे ही मटन उसके मुंह में गया, विराट की आंखें तुरंत फैल गईं। यह बिल्कुल स्वादिष्ट था। एक अजय सुगंध हवा में भर गई, जिसने उसे लगभग पिघला ही दिया। विराट ने उसे कुछ बार चबाया और मटन को निगल लिया। जैसे ही उसने इसे निगला, उसके पेट से ऊर्जा की एक विशाल लहर फूट पड़ी, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके मांस के हर कतरे ने इस शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा को लालच से सोख लिया। विशेष रूप से उसके अनंत परम रक्त वंश ने इस शुद्ध ऊर्जा को पागलों की तरह निगल लिया और इसके आधे से अधिक हिस्से को सोख लिया। इस ऊर्जा की अपार शक्ति और शुद्धता को महसूस करते हुए विराट पूरी तरह से चकित रह गया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि मटन के असाधारण प्रभाव होंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना शक्तिशाली होगा। पहाड़ों की चाय की पत्तियों की तुलना में मटन की ऊर्जा की शुद्धता 1000 गुना से भी अधिक थी। ठीक उसी समय जब विराट पूरी तरह से सदमे में था, रिया अचानक चिल्लाई, विराट भैया, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं फटने वाली हूं। यह सुनकर विराट चौंक गया और उसने तुरंत उसकी ओर देखा। उसने देखा कि रिया का चेहरा लाल था और उसका पूरा शरीर फूले हुए गुब्बारे की तरह सूज गया था। यह देखकर विराट हैरान रह गया। साफ था कि रिया मटन की शक्तिशाली ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही थी और फटने ही वाली थी। विराट ने तुरंत मटन खाना छोड़ दिया और आगे लपका रिया को उस अपार ऊर्जा को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए अनंत अराजकता सम्राट तकनीक को सक्रिय कर दिया। हालांकि कुछ देर तक इसे परिष्कृत करने के बाद विराट को एहसास हुआ कि रिया के साधना स्तर के साथ वह अभी भी इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती थी। अंत में उसके पास उस ऊर्जा को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे रिया धीरे धीरे इसे परिष्कृत कर सके। विराट द्वारा ऊर्जा को सील करने के बाद रिया को काफी बेहतर महसूस हुआ। विराट भैया, यह मटन बहुत खौफनाक है। मैंने बस एक छोटा सा टुकड़ा खाया और मैं लगभग फट ही गई थी, रिया ने अभी भी कांपते हुए कहा। तुम्हारे वर्तमान साधना स्तर के साथ इस मटन को खाना वाकई थोड़ा अनुचित है। यह मेरी ही गलती है, विराट ने कहा। उसने शार्दूल, कुर्मा, योगिता, चंपा, आयु और मोहिनी को ही एक साथ खाने के लिए आमंत्रित किया था। इसका कारण यही था कि उसने विचार किया था कि इस मटन की ऊर्जा असाधारण हो सकती है और साधारण योद्धा शायद इसे सहन न कर सकें। इसीलिए उसने इतने ही लोगों को बुलाया था। शार्दूल, कुर्मा, चंपा, आयु और मोहिनी सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, जो साधारण योद्धाओं से कहीं बेहतर हैं। योगिता अब एक चतुर्थ विपत्ति लोक की विशेषज्ञ है, जिसका साधना स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए उसे इस मटन की ऊर्जा को संभालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। विराट ने रिया को खाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में थी। हर कोई भुना हुआ मटन खा रहा था और विराट को चिंता थी कि अगर वह उसे आमंत्रित नहीं करेगा तो उसे बुरा लग सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया। विराट ने सोचा था कि अगर वह थोड़ा सा ही खाएगी तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि रिया बस एक छोटे से निवाले के बाद लगभग फट ही जाएगी। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लालची हूं। यह विराट भैया की गलती नहीं है, रिया ने तुरंत कहा। विराट भैया ने दयालुता दिखाते हुए उसे मटन खाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह एक निवाला भी नहीं संभाल पाई और अब वे खुद को दोष दे रहे थे। वह खुद को बहुत नकारा महसूस कर रही थी। यह सोचकर रिया को अपराध बोध की एक टीस महसूस हुई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे इस तरह देखकर विराट ने तुरंत उसे सांत्वना दी। उदास मत हो,
तुम अभी इसे नहीं खा सकती हो, लेकिन एक बार जब तुम द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करोगी और तुम्हारी साधना में सुधार होगा तो तुम इसे खा सकोगी। जी, मैं समझ गई विराट भैया। यह सुनकर रिया ने तुरंत सिर हिलाया। रिया की समस्या को सुलझाने के बाद विराट दूसरों के साथ भुने हुए मटन का आनंद लेने के लिए वापस लौट आया। वे लोग खा ही रहे थे कि मोहिनी अचानक उछल पड़ी और जल्दी से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के बाहर की ओर भागी। यह देखकर हर कोई चौंक गया और अपना मटन भूलकर जल्दी से मोहिनी के पीछे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर निकल आया। जैसे ही वे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर आए, उन्होंने देखा कि मोहिनी एक शक्तिशाली आभा छोड़ रही थी। उस क्षण उसने वास्तव में तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। आकाश में घने विपत्ति के बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। वाह, यह छोटी लोमड़ी तो कमाल की है। तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने वाली वह वास्तव में पहली है, योगिता ने आश्चर्य से कहा। फिर वह चंपा की ओर मुड़ी और बोली, चंपा, तुम्हें भी और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अन्यथा तुम इस छोटी लोमड़ी की बराबरी भी नहीं कर पाओगी। जी जी, मुझे पता है गुरु योगिता। यह सुनकर चंपा ने तुरंत सिर हिलाया। दोनों की बातचीत सुनकर विराट उन्हें देखे बिना नहीं रह सका। यह चंपा लड़की काफी भोली है। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि योगिता उसे बेवकूफ बना रही है। हालांकि मोहिनी ने चंपा, आयु और कुर्मा से पहले तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मोहिनी की प्रतिभा उनसे ज्यादा थी। इसके विपरीत यह ठीक इसलिए था क्योंकि मोहिनी की प्रतिभा उन तीनों से कम थी कि वह एक ही स्तर पर सबसे कम ऊर्जा को रोक सकती थी। इसलिए भुने हुए मटन के कुछ टुकड़े खाने के बाद वह ऊर्जा को दबा नहीं सकी और सीधे तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर गई। दूसरी ओर चंपा, आयु और कुर्मा ने मोहिनी जितना ही भुना हुआ मटन खाया था, फिर भी वे इसे सहन करने में सक्षम थे और फिलहाल सफलता के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तीनों महिलाओं की प्रतिभा मोहिनी से कहीं बेहतर थी, जिससे वे एक ही स्तर पर अधिक ऊर्जा को सोख सकती थीं। योगिता इस बात से अनजान नहीं हो सकती थी। वह बस अनजान होने का नाटक कर रही थी। उसका उद्देश्य केवल चंपा को अधिक लगन से साधना करने के लिए प्रेरित करना था। आखिरकार चंपा की सामान्य साधना शायद ही कभी लगन भरी होती थी। महारानी रेणुका द्वारा दिए गए साधना कार्यों को पूरा करने के बाद वह मूल रूप से आलस्य में दिन गुजारती थी। वह साधना में बहुत प्रयास नहीं करती थी और न ही उसके भीतर मार्शल आर्ट के मार्ग में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या खोज की चाह थी। महारानी रेणुका, साथ ही योगिता, विदुषी, नयना और दिव्य पवन महल के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों ने बढ़ती चिंता के साथ इस दृश्य को देखा था। इस लड़की का साधना का तरीका उसकी महान प्रतिभा की पूरी तरह से बर्बादी था। हालांकि वे चंपा को रोकने में लाचार थे। केवल जब वे उसे नजदीक से टोकते तभी चंपा थोड़े समय के लिए अपनी साधना को तेज करती और जब वे अपनी निगरानी में डील देते तो वह फिर से सुस्त पड़ जाती। महारानी रेणुका और अन्य लोग इस दृश्य के सामने पूरी तरह से असहाय थे। हालांकि वे चंपा के कार्यों को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थे, लेकिन वे उसे दोष देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार चंपा उनके दिव्य पवन महल की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या थी। इसके अलावा भले ही चंपा बहुत लगन से साधना नहीं करती थी, फिर भी उसकी साधना की गति दिव्य पवन महल के अधिकांश लोगों से कहीं अधिक थी। अब योगिता को छोड़कर पूरे दिव्य पवन महल में ऐसे बहुत कम लोग थे जो चंपा का मुकाबला कर सकें। यहां तक कि उसकी गुरु महारानी रेणुका भी अब ताकत के मामले में चंपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसे देखते हुए उन्हें चंपा की निगरानी करने और उसे साधना करने के लिए प्रेरित करने में और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस होती थी। हालांकि इसके बावजूद वे चंपा को अपनी साधना में अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का हर मौका पकड़ते थे। आज मोहिनी को पहले सफल होते देख योगिता को लगा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने तुरंत इसका इस्तेमाल चंपा को डांटने के लिए किया। विराट जाहिर है यह सब स्पष्ट रूप से देख रहा था। हालांकि योगिता ने ऐसा चंपा को अधिक लगन से साधना करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया था। संक्षेप में यह चंपा की भलाई के लिए था, इसलिए उसने उसे बेनकाब नहीं किया। आखिरकार चंपा साधना को लेकर बहुत अधिक चौकस नहीं थी। यह अच्छी बात थी कि योगिता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती थी। धमाका! आकाश में विपत्ति के बादलों के तैयार होने के बाद अंततः आकाशीय विपत्ति का कहर बरसना शुरू हो गया। एक के बाद एक बिजली की गर्जना मोहिनी पर आ गिरी। कुल मिलाकर मोहिनी ने 25 आकाशीय बिजलियों का सामना किया। हालांकि यह उपलब्धि शार्दुल और विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तुलना में कहीं भी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह काफी उल्लेखनीय थी। आखिरकार पूरे तलवार संप्रदाय में विराट के स्वर्ण नाग अवतार और शार्दुल को छोड़कर जिन्होंने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 27 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था, कोई और यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सका था। उन दोनों के अलावा पवन और दिवाकर, जिन्होंने सबसे अधिक परिणाम प्राप्त किए थे, उन्होंने तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 22 और 21 आकाशीय बिजलियों का ही सामना किया था। तलवार संप्रदाय के योद्धाओं में मोहिनी आसानी से किसी को भी कुचल सकती थी, सिवाय उन असाधारण प्रतिभाशाली प्रतिभाओं जैसे विराट, शार्दुल, नीलिमा, कुर्मा, चंपा, आयु और माया के। मोहिनी ने बहुत ही आसानी से 25 आकाशीय बिजलियों को पार कर लिया। हालांकि आखिरी 2 बिजलियों के कारण उसे कुछ चोटें आईं, लेकिन वे चोटें एक सांस से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक हो गईं। यह देखकर विराट मन ही मन चकित था। अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और विशाल ऊर्जा रखने के अलावा भुना हुआ मटन घाव भरने में भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावी था। इसका उपचार प्रभाव जुबैदा द्वारा बनाई गई द्वितीय विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक मजबूत था। मालिक, चंपा दीदी, मैं सफल हो गई हूँ। आकाशीय विपत्ति को सफलतापूर्वक पार करने और तृतीय विपत्ति लोक में आगे बढ़ने के बाद मोहिनी विराट और चंपा के पास गई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। हम छोटी लोमड़ी, बहुत अच्छे। यह देखकर विराट ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तृतीय विपत्ति लोक का एक योद्धा जिसने 25 आकाशीय बिजली के प्रहारों का सामना किया हो, उसके पास काफी युद्ध शक्ति होती है। आखिरकार योगिता ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 25 आकाशीय बिजली के प्रहारों का ही सामना किया था। धन्यवाद मालिक। विराट की प्रशंसा सुनकर मोहिनी ने खुशी से कहा। उसके दिल में विराट के लिए हमेशा से भावनाएं थीं। हालांकि विराट को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से प्रशंसा के कुछ शब्द सुनकर उसे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा खुशी मिली। मोहिनी के तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद हर कोई अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौट आया और भुना हुआ मटन खाना जारी रखने के लिए एक साथ बैठ गया। इस बीच नीले कपड़ों वाला नाग इन लोगों को आते जाते देखकर और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए देखकर बहुत नाखुश महसूस कर रहा था। ये लोग सच में बहुत मतलबी थे। उसे किनारे छोड़कर दावत उड़ा रहे थे और उनके लिए दरवाजे की पहरेदारी करने के लिए एक बार धन्यवाद भी नहीं कहा। उनमें शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं थी। विराट और अन्य लोग एक साथ बैठे रहे और कुछ देर तक खाते रहे, जब तक कि योगिता अपना पेट पकड़कर जमीन पर नहीं गिर पड़ी और चिल्लाई, मैं अब और नहीं खा सकती, मैं अब और नहीं खा सकती। उसके साधना स्तर के साथ भी 5 सेर भुना हुआ मटन खाने के बाद वह पूरी तरह से भर चुकी थी और अब और नहीं खा सकती थी। अपने सामने रखे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भुने हुए मटन को देखकर योगिता अपने पेट में कुछ और टुकड़े डालना चाहती थी, लेकिन अफसोस वह इतनी भर चुकी थी कि थोड़ा सा भी और नहीं खा सकती थी। यह देखकर योगिता को लाचार होकर हार माननी पड़ी। अपने हाथ में भुना हुआ मटन नीचे रख दिया और जमीन पर सपाट लेट गई, हाथ पैर फैलाकर अपनी छवि की परवाह किए बिना। इस पल वह इतनी भर चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। किसी ने इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार चंपा की गुरु दादी के रूप में योगिता की बहुत उच्च वरिष्ठता थी।
उसे कुछ कहने की हिम्मत किसमें थी? अगर विदुषी या नयना यहाँ होती तो शायद वे उसे कुछ शब्द कहती। समूह एक साथ बैठा रहा और दावत का आनंद लेता रहा। भुना हुआ मटन इतना स्वादिष्ट था कि चंपा और आयु जैसी सौम्य और शालीन महिलाएं भी भोजन में तल्लीन होकर अपनी छवि के बारे में सब कुछ भूल गईं और शार्दूल की तरह अपने मुंह में मटन के टुकड़े ठूंसने लगीं। स्पष्ट रूप से, हालांकि चंपा और आयु की साधना योग्यता से 2 स्तर कम थी, लेकिन उनकी क्षमता कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि अभी भी दोनों में से कोई भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था और वे अभी भी खा सकते थे। चंपा, आयु और कुर्मा ने अंततः अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले कुल 10 सेर भुना हुआ मटन खाया और सभी पूरी तरह से भर गए। अंत में केवल विराट और शार्दूल ही बचे थे जो अभी भी दिल खोलकर खा रहे थे। 20 सेर भुना हुआ मटन खाने के बाद विराट के शरीर से अचानक एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस पल उसने सीधे दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। वास्तव में दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में विराट का संचय पहले से ही अत्यंत गहरा था। अगर वह चाहता तो वह किसी भी समय दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर सकता था। हालांकि इस स्तर की क्षमता को अधिकतम करने के लिए विराट अपनी साधना को दबा रहा था और लगातार खुद को उसमें परिष्कृत कर रहा था। अब इतना सारा भुना हुआ मटन खाने के बाद उसके शरीर में जमा ऊर्जा इतनी अधिक हो गई थी कि वह अंततः इसे और नहीं दबा सका और दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया। वास्तव में, हालांकि विराट जिस अनंत अराजकता सम्राट तकनीक की साधना करता था, उसमें उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में लाखों गुना अधिक ऊर्जा होती थी। फिर भी यह इतना नहीं होना चाहिए था कि 20 सेर भुना हुआ मटन खाने के बाद वह अपनी प्रगति को दबाने में असमर्थ हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि भुने हुए मटन के हर निवाले में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती थी। प्रथम विपत्ति लोक की योद्धा रिया केवल एक निवाले के बाद लगभग फट ही गई थी। मोहिनी केवल 3 सेर खाने के बाद तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर गई थी। योगिता, एक चतुर्थ विपत्ति लोक की विशेषज्ञ, अधिक से अधिक केवल 5 सेर ही खा सकती थी, जिसके बाद वह और नहीं खा सकती थी। यहाँ तक कि चंपा, आयु और कुर्मा भी केवल 10-10 सेर ही खा सकते थे। भले ही विराट बहुत अधिक ऊर्जा समेट सकता था, फिर भी वह अधिकतम मध्य चरण का दिव्य विकास लोक का योद्धा था। यह संभव ही नहीं था कि उसने प्रवेश करने के लिए 20 सेर भुना हुआ मटन खाया हो। इसका कारण यह था कि मटन की अधिकांश ऊर्जा उसके अनंत परम रक्तवंश, जन्मजात दांव शरीर और दिव्य आत्मा द्वारा सोख ली गई थी। केवल उसका 10वां हिस्सा ही सच्चे सार में परिवर्तित हुआ था। भुने हुए मटन का आधा हिस्सा उसके अनंत परम रक्तवंश द्वारा, 3/10वां हिस्सा उसके जन्मजात दांव शरीर द्वारा, 1/10वां हिस्सा उसकी दिव्य आत्मा द्वारा सोख लिया गया था और केवल अंतिम 10वां हिस्सा ही सच्चे सार में परिवर्तित हुआ था। इसलिए दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने से पहले विराट को पूरे 20 सेर भुना हुआ मटन खाना पड़ा। दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद विराट और भी अधिक ऊर्जा को समेट सकता था, इसलिए वह प्रवेश करने के बाद नहीं रुका और भुना हुआ मटन खाता रहा। योगिता, चंपा, आयु, मोहिनी और अन्य लोग अवाक होकर देखते रहे कि विराट और शार्दूल भुने हुए मटन के एक के बाद एक निवाले निगल रहे थे। वे उनकी भूख देखकर चकित थे। उनमें से प्रत्येक ने उन सभी के संयुक्त रूप से अधिक भुना हुआ मटन खाया था। अंततः अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले विराट के मुख्य शरीर ने पूरे 100 सेर भुना हुआ मटन खा लिया था। अंत में केवल विराट का स्वर्ण नाग अवतार और शार्दूल ही दावत उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार भी 300 सेर भुना हुआ मटन खाने के बाद इतना भर गया था कि और नहीं खा सकता था। केवल शार्दूल ही अपना भोजन निगलता रहा। तुम छोटे से मोटू, तुम सच में बहुत खा सकते हो, योगिता ने ईर्ष्या के साथ कहा। वह और खाना चाहती थी, लेकिन वह इतनी भर चुकी थी कि भुने हुए मटन का एक निवाला भी नहीं खा सकती थी। योगिता की बातें सुनकर शार्दूल ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह खाने में इतना व्यस्त था कि योगिता पर ध्यान ही नहीं दे सका। 500 सेर भुना हुआ मटन खाने के बाद शार्दूल अंततः और नहीं खा सका। सच में एक तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा के रूप में भुने हुए मटन की ऊर्जा को सोखने की उसकी क्षमता लगभग विराट के स्वर्ण नाग अवतार के समान ही थी, बहुत अधिक नहीं। हालांकि उसका असली रूप शार्दूल था, जिसके पास सब कुछ निगलने की क्षमता थी। पेटूपन के मामले में दुनिया की कोई भी अन्य नस्ल उसकी तुलना नहीं कर सकती थी। 300 सेर खाने के बाद शार्दूल अनिवार्य रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गया था। बचा हुआ भुना हुआ मटन केवल अस्थायी रूप से उसके शरीर के भीतर जमा हो गया था, उसे परिष्कृत नहीं किया गया था। भले ही सभी ने अपना पेट भर लिया था, लेकिन हजारों मील लंबे विशालकाय बकरे की तुलना में खाया गया भुना हुआ मटन समुद्र में एक बूंद के समान था। शायद उन्हें इतने बड़े बकरे को पूरी तरह से खाने में कई साल लग जाएंगे। पेट भर जाने के बाद वे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर वे ठीक हो पाए। अरे, तुम सब क्या कर रहे हो? इस समय छोटी लड़की आभा, जो शालिनी के लिए चीजें ले गई थी, लौट आई। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में सभी को जमीन पर गतिहीन पड़े देखकर उसने जिज्ञासा से पूछा, कुछ नहीं, हमारा पेट बस थोड़ा ज्यादा भर गया है। विराट ने जमीन से उठते हुए मुस्कुराकर कहा। कुछ दिनों तक बिस्तर पर लेटने के बाद वह मूल रूप से ठीक हो गया था और पहले जितना भरा हुआ नहीं था। विराट की बात सुनकर छोटी लड़की आभा की नजर उस विशाल भुने हुए पूरे बकरे पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। विराट, तुम्हें इतना बड़ा बकरा कहां से मिला? छोटी लड़की ने पूछा। प्राचीन महाद्वीप से, विराट ने उत्तर दिया। यह स्वादिष्ट लग रहा है। छोटी लड़की उस विशाल भुने हुए पूरे बकरे के चारों ओर घूमी। उसके चेहरे पर लालसा का भाव था। क्या तुम इसे खा सकती हो? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, छोटी लड़की ने सिर हिलाया। नाग ने कहा कि मैं वर्तमान में आभाधाम अवस्था में हूं। मांस और रक्त वाले प्राणियों के विपरीत मैं खा नहीं सकती। अगर एक दिन मेरे पास मांस और रक्त वाला शरीर आ गया तो शायद मैं तुम्हारी तरह खा सकूं। तो क्या तुम इंसानी शरीर पाना चाहोगी? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। छोटी लड़की आभा की आत्मा की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए एक मानव शरीर प्राप्त करना आसान होगा। वह आसानी से किसी के शरीर पर अधिकार करके उसे प्राप्त कर सकती थी। विराट के लिए भी यह बहुत आसान था। वह बस किसी दुष्ट और पापी महिला को चुन सकता था, उसे मार सकता था और उसका शरीर आभा को दे सकता था। साधना की दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग थे। अग्नितत्व महाद्वीप के एकीकरण के दौरान ही उसने कई खोजे थे। हालांकि उसके पास विशिष्ट विवरणों को संभालने का समय नहीं था और वह काम उसने यामिनी पर छोड़ दिया था। अगर छोटी लड़की आभा को एक मानव शरीर चाहिए था तो वह किसी भी समय एक चुनने के लिए अग्नितत्व महाद्वीप जा सकता था। रहने दो, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। विराट की बात सुनकर आभा ने सिर हिलाया। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद आभा की रुचि जल्द ही खत्म हो गई और वह रिया के साथ नागदंत चावल के खेतों और औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों की देखभाल करने वापस चली गई। अब सब कैसा महसूस कर रहे हैं? विराट ने सभी पर एक नजर डालते हुए पूछा। अगर तुमने अच्छी तरह से आराम कर लिया है तो चलो वापस चलते हैं। वह कई दिनों से शक्ति सिंधु महाद्वीप से दूर था और अब लौटने का समय आ गया था। वह नहीं चाहता था कि स्वरा, वह महिला, अगर वह बहुत देर तक दूर रहा तो कोई परेशानी खड़ी करे। अब उसका मुख्य शरीर और उसका स्वर्ण नाग अवतार दोनों यहाँ हैं। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अस्थायी रूप से तैनात उसका कोई अवतार नहीं है और विराट इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। मैं अब ठीक हूं। विराट की बात सुनकर योगिता जमीन से उठी और बोली। हालांकि उसे अभी भी बहुत भरा हुआ महसूस हो रहा था। कम से कम अब इसका उसकी हरकतों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। शुरुआत में जब वह भरी हुई थी तो वह वास्तव में बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। हम भी ठीक हैं। चंपा, आयु, मोहिनी, कुर्मा और अन्य लोग भी जमीन से उठे और बोले।
चूंकि वे ठीक थे, इसलिए शार्दुल को कोई समस्या होने की संभावना और भी कम थी। सच कहूं तो इन पिछले कुछ दिनों के पाचन के बाद उस पूरे भुने हुए मेमने को देखकर उसे थोड़ी भूख फिर से लगने लगी थी। बेशक यह सिर्फ एक लालसा थी, कोई वास्तविक भूख नहीं। उसने पूरे 500 सेर भुना हुआ मटन खाया था और इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में काफी समय लगेगा। चूंकि हर कोई ठीक है तो चलो वापस चलते हैं। विराट ने सभी पर एक नजर डाली और कहा। फिर उसकी आकृति चमकी और वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से निकल गया। यह देखकर हर कोई उसके पीछे पीछे निकल गया। तुम लोगों ने अंततः बाहर आने का फैसला कर लिया। जैसे ही हर कोई बाहर आया, नाग खुद को शिकायत करने से रोक नहीं पाया। इन लोगों ने उसे दरवाजे की पहरेदारी करने पर मजबूर किया, लेकिन वे सभी उसे अलग छोड़कर पूरी तरह से नजरअंदाज कर गए। यह वास्तव में अनुचित था, जिससे नाग को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। हालांकि उसने बहुत अधिक शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। यह बड़बड़ाने के बाद उसने विराट की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और तुरंत अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस चला गया। यह देखकर विराट इस मूर्ख से उलझने के मूड में नहीं था। उसने लापरवाही से अनंत परम मीनार को दूर रखा और सभी के साथ बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर निकल पड़ा। ठीक उसी समय जब हर कोई बैंगनी तलवार संप्रदाय में पहुंचा और अंतर आयामी टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने ही वाला था कि योगिता चिल्लाई, यह ठीक नहीं है। फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस क्षण वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और सीधे पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर गई। उसी समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जुड़ाव महसूस हुआ और बैंगनी तलवार संप्रदाय के ऊपर घने विपत्ति के बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। यह देखकर योगिता के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट छा गई। उसे चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किए हुए केवल 3 या 4 साल ही हुए थे और इतने कम समय में वह पहले ही पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुकी थी। इतनी तेज प्रगति ने योगिता को कुछ असहज कर दिया। आसन्न विपत्ति का सामना करते हुए योगिता अनिश्चित थी कि क्या वह सफलतापूर्वक इसे पार कर पाएगी। पास खड़ा विराट भी इस दृश्य से हैरान था। उसने योगिता से इतनी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार योगिता को चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किए हुए केवल 3 या 4 साल ही बीते थे और इतनी तेजी से पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करना कुछ ज्यादा ही तेज लग रहा था। गुरु योगिता, यह एक चतुर्थ स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज है, कृपया इसे जल्दी से ले लें। विराट ने कोई देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से एक चतुर्थ स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाला और उसे योगिता को सौंप दिया। एक चतुर्थ स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज 36 आकाशीय बिजलियों तक का सामना कर सकता है, जो योगिता के लिए पंचम विपत्ति लोक की विपत्ति से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आखिरकार योगिता ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 25 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। भले ही उसकी पंचम विपत्ति लोक की विपत्ति में उसकी चतुर्थ विपत्ति लोक की विपत्ति की तुलना में 9 बिजलियां अधिक हों, फिर भी यह केवल 34 ही होगी। अगर यह पवन या दिवाकर होते जो अब पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर रहे होते तो विराट को अनिश्चितता होती, क्योंकि जब पवन ने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने पूरी 30 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था और दिवाकर ने 29 का सामना किया था। उनकी प्रतिभा के साथ पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय जो विपत्ति वे आकर्षित करेंगे वह निश्चित रूप से 36 आकाशीय बिजलियों को पार कर जाएगी। उनके जैसे मार्शल आर्ट के जानकारों के लिए पंचम विपत्ति लोक की विपत्ति को पार करने के लिए एक चतुर्थ स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज अपर्याप्त होगा। विराट की बात सुनकर योगिता ने कोई संकोच नहीं किया और जल्दी से विराट से चतुर्थ स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज लिया और बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी की ओर उड़ चली। ठीक जब वह बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर पहुंची, विपत्ति के बादलों से आकाशीय बिजली उस पर गिर पड़ी। इस समय बैंगनी तलवार संप्रदाय में एकांतवास में काफी संख्या में तलवार संप्रदाय के योद्धा थे। योगिता के पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने की खबर ने सभी को चौंका दिया और जल्द ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में उपाध्यक्ष दिवाकर पालथी मारकर चुपचाप साधना में बैठे थे। बाहर से अग्नि तत्व पूर्वज के आगमन के बाद से विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप की बाहरी सीमाओं को लेकर सतर्क हो गया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अचानक उतरने वाले अन्य शक्तिशाली प्राणियों को रोकने के लिए विराट ने बाहरी क्षेत्रों की रक्षा के लिए तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों की व्यवस्था की थी, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों से परे किसी भी हलचल पर नजर रखते थे, जिससे तलवार संप्रदाय को प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय मिल सके। इस दौरान बाहरी क्षेत्रों की रक्षा करने की बारी दिवाकर की थी। जब दिवाकर चुपचाप साधना कर रहे थे तो उन्हें अचानक अपना संचार टोकन कंपन करता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने टोकन निकाला, अपनी दिव्य चेतना से उसमें प्रवेश किया और उसके अंदर की जानकारी पढ़ी। हालांकि इसे पढ़ने पर दिवाकर के भाव जम गए और वे पूरी तरह से सदमे में आ गए। योगिता ने वास्तव में पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। दिवाकर योगिता की पृष्ठभूमि और स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अगर विराट ने कुछ भी हासिल किया होता तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार विराट की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि वह सामान्य तर्क की समझ से परे थी। लेकिन योगिता इतनी चमत्कारी कब बन गई? यह खबर मिलने पर दिवाकर को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। उन्हें विराट, शार्दुल, नीलिमा, चंपा, माया और आयु से हारने पर कोई खास बुरा नहीं लगा था। वे सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट महारथी थे, लेकिन योगिता जैसी छोटी लड़की से हारना उन्हें थोड़ा शर्मिंदा कर रहा था। वह हताश होकर जाकर देखना चाहते थे कि क्या हुआ है। लेकिन अब बाहरी स्वर्ग की रक्षा करने की बारी उनकी थी और बिना अनुमति के चले जाना उनके कर्तव्य के खिलाफ था। दिवाकर ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक दिव्य चेतना अवतार बनाया और एल्डर रणविजय को ढूंढ निकाला। एल्डर रणविजय, क्या कृपया आप मेरी जगह ले सकते हैं और बाहरी स्वर्ग की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं? दिवाकर के दिव्य चेतना अवतार ने रणविजय से कहा। अध्यक्ष दिवाकर, क्या आप उस छोटी लड़की योगिता को पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते देखने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप जाने की योजना बना रहे हैं? रणविजय ने दिवाकर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि योगिता का दिव्य पवन महल में एक उच्च पद था, लेकिन दांव संघ के इन पुराने राक्षसों की नजर में जो 10 लाख से अधिक वर्षों से जीवित थे, उसे छोटी लड़की कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। बिल्कुल सही, दिवाकर ने इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। ठीक है। दिवाकर की बात सुनकर रणविजय ने मना नहीं किया और सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि यह खबर मिलने के बाद बूढ़े दिवाकर को काफी दबाव महसूस हो रहा था। यह समझा जा सकता था, दांव संघ के अद्वितीय मार्शल आर्ट महारथी और अध्यक्ष के रूप में भी इन जूनियर्स द्वारा पीछे छोड़े जाने पर किसी पर भी भारी दबाव पड़ेगा। शुरुआत में रणविजय को भी काफी दबाव महसूस हुआ था, लेकिन अब उन्होंने इसके साथ समझौता कर लिया था। क्योंकि उनकी बेटी हिमशिखा की ताकत उनसे अधिक हो गई थी, इसलिए उन्हें अब इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह कितनी भी परवाह कर लें, यह बेकार था। जिन्हें पीछे छोड़ दिया जाना था वे पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए रणविजय की वर्तमान मानसिकता कुछ हद तक इस्तीफे वाली थी। दिवाकर के अनुरोध पर सहमत होने के बाद रणविजय तुरंत बाहरी स्वर्ग की ओर निकल पड़े। रणविजय के आने पर दिवाकर जल्दी से वहां से निकल गए और शून्य समाधि महाद्वीप की ओर चल पड़े। दिवाकर की तरह एल्डर पवन, एल्डर दुष्यंत, एल्डर शेखर और उनके समूह ने भी भारी दबाव महसूस किया। इस समय वे भी शून्य समाधि महाद्वीप की ओर दौड़ रहे थे। शून्य समाधि महाद्वीप, बैंगनी तलवार संप्रदाय।
योगिता पर एक के बाद एक आकाशीय बिजली गिरी थी। अब तक उसने पूरी 30 बिजलियों का सामना कर लिया था, लेकिन योगिता के आश्चर्य की बात थी कि जिसे उसने शुरुआत में एक अत्यंत कठिन विपत्ति सोचा था, वह उतनी भयानक नहीं निकली जितनी उसने कल्पना की थी। इसके विपरीत बिजली के प्रत्येक प्रहार ने उसे आरामदायक महसूस कराया। उसने पहले पूरे 5 सेर भुना हुआ मटन खाया था। हालांकि उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में कई दिनों तक आराम किया था और काफी हद तक ठीक हो गई थी, फिर भी उसे काफी भरा हुआ महसूस हो रहा था। आकाशीय बिजली के प्रत्येक प्रहार ने उसे राहत की अनुभूति दी। ये आकाशीय बिजलियां उसके शरीर के भीतर की अपार ऊर्जा को परिष्कृत करने में अविश्वसनीय रूप से सहायक थीं। ये लगातार 30 आकाशीय बिजली के प्रहार महीनों की कठिन साधना के बराबर थे। इसके अलावा भले ही उसने महीनों की कठिन साधना के लिए खुद को एकांत में रखा होता, तब भी वह इतनी अधिक ऊर्जा को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसलिए योगिता को लगा कि आकाशीय बिजली उस पर जितनी अधिक गिरती है, वह उतना ही अधिक आरामदायक महसूस करती है। योगिता, जो शुरुआत में अत्यधिक तनाव और डर के साथ देख रही थी, अब आनंद का भाव पहने हुए थी। नीचे गिरती आकाशीय बिजली का सामना करते हुए उसने विरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया और उसे सीधे खुद पर प्रहार करने दिया। यह देखकर दर्शक दंग रह गए। योगिता इतनी शक्तिशाली कब बन गई? इस तरह से खुद को आकाशीय बिजली से टकराने देने का काम केवल विराट के स्वर्ण नाग अवतार शार्दूल, नीलिमा, चंपा, माया और आयु के साथ ही होता था। अन्य योद्धा अपनी विपत्तियों के दौरान ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। जब अन्य योद्धा विपत्तियों से गुजर रहे होते थे, तो वे अधिक से अधिक प्रारंभिक आकाशीय बिजली को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन वे लगातार अधिक शक्तिशाली आकाशीय बिजली को खुद पर प्रहार करने देने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अब योगिता ने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की थी। 30 आकाशीय बिजलियां पहले ही गिर चुकी थीं और वह अभी भी पूरी तरह से अविचलित दिख रही थी। इस दृश्य से सबसे ज्यादा सदमे में कोई और नहीं बल्कि महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, एल्डर नयना, एल्डर गार्गी और दिव्य पवन महल के अन्य योद्धा थे। लानत है, छोटी बहन इतनी खूंखार कब बन गई? इस दृश्य को देखते हुए विदुषी अपने मुंह से गाली निकलने से नहीं रोक पाई। उसे अचानक लगा कि वह अपनी उस छोटी बहन को नहीं समझ पा रही है, जिसे वह इतनी अच्छी तरह जानती थी। अन्य लोग तो फिर भी ठीक थे, हालांकि वे योगिता से परिचित थे, लेकिन वे उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। हालांकि दिव्य पवन महल के इन योद्धाओं के लिए वे योगिता को अंदर बाहर से जानते थे। वे योगिता की क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट थे। ठीक इसीलिए, क्योंकि वे योगिता को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि जब उन्होंने यह अविश्वसनीय दृश्य देखा तो वे बहुत चकित रह गए। महारानी रेणुका भी आश्चर्य से निशब्द थीं। उनकी छोटी गुरु चाची सचमुच अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थीं। पहले इस छोटी गुरु चाची की साधना और शक्ति उनसे कहीं कम थी, लेकिन अब वह इस छोटी गुरु चाची से काफी पीछे रह गई थीं। उन्होंने बेतहाशा साधना की थी और अभी अभी चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था। लेकिन जब उन्होंने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, तब तक यह छोटी गुरु चाची पहले ही पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुकी थी। धमाका! जल्द ही आकाश में विपत्ति के बादलों ने 32 आकाशीय बिजलियां छोड़ी। इस बिजली की भयानक शक्ति के बावजूद योगिता ने विरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया और सीधे प्रहार के विशाल बल को खुद से टकराने दिया। इतने भयानक प्रहार की चपेट में आने के बाद योगिता जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर जलकर काला हो गया था। अनगिनत दरारें उसकी त्वचा पर छा गईं और इन घावों से खून किसी फव्वारे की तरह बहने लगा। छोटी बहन, गुरु चाची योगिता, गुरु दादी योगिता! यह देखकर विदुषी, महारानी रेणुका और चंपा सहित अन्य लोग चौंक गए और अलार्म में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन जैसे ही उनकी चीखें निकलीं, उन्होंने योगिता को जमीन से उठते देखा। उसकी भयानक और गंभीर दिखने वाली चोटें स्पष्ट रूप से तेजी से ठीक हो रही थीं। बस 1 या 2 सांस में योगिता की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। उसके थोड़े अस्त व्यस्त कपड़ों के अलावा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह कभी घायल हुई थी। वह अभी भी ऊर्जा से भरपूर, जीवंत और ऊर्जावान थी। यह देखकर सभी दंग रह गए। कितनी भयानक रिकवरी क्षमता है! इतनी गंभीर चोटें इतने कम समय में पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। यह शायद तलवार संप्रदाय के द्वितीय विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। योगिता इतनी शक्तिशाली कब बन गई? यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर हर कोई योगिता के अद्भुत प्रदर्शन से पूरी तरह स्तब्ध था। इस बीच आकाश में विपत्ति के बादलों ने 32वीं आकाशीय बिजली के साथ नीचे प्रहार करने के बाद अंततः धीरे-धीरे छंटना शुरू कर दिया। इस क्षण ने संकेत दिया कि योगिता ने सफलतापूर्वक एक सच्चे पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के रूप में प्रगति कर ली थी। आकाश में छंटते विपत्ति के बादलों को देखते हुए योगिता की आंखों में अफसोस की झलक दिखाई दी। उसके भावों से यह स्पष्ट था कि वह अभी भी कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रही थी, जैसे कि 32 आकाशीय बिजलियां उसके लिए पर्याप्त नहीं थीं और वह कुछ और की कामना कर रही थी। और योगिता सचमुच ऐसा ही महसूस कर रही थी। यह विपत्ति अपनी 32 आकाशीय बिजलियों के साथ अविश्वसनीय रूप से आनंददायक रही थी, जिससे उसे अपने शरीर के भीतर की अपार ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को परिष्कृत करने में मदद मिली थी। यह विपत्ति उसके साल भर के एकांत साधना के परिणामों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थी। छोटी बहन, क्या तुम ठीक हो? यह देखकर कि योगिता की विपत्ति खत्म हो गई थी, विदुषी कुछ चिंता के साथ पूछती हुई दौड़ी आई। अरे विदुषी दीदी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मुझे क्या हो सकता है? मुझे देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। योगिता ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। वह 32 आकाशीय बिजलियों का पूरा आनंद ले रही थी, पूरी तरह से आराम महसूस कर रही थी और कुछ और की कामना भी कर रही थी। वह ठीक कैसे नहीं हो सकती थी? इस पल योगिता मन ही मन आहें भरने से नहीं रोक पाई। इस बार विराट जो भुना हुआ मटन लाया था, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसे लगा कि इसे खाने के बाद जब तक कि तुरंत उसका सिर धड़ से अलग न कर दिया जाए, तब तक सबसे गंभीर चोटें भी तेजी से ठीक हो जाएंगी। विदुषी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि वह एक मजबूत जीवन शक्ति विकीर्ण कर रही थी, जीवंत और ऊर्जावान थी और वास्तव में किसी खतरे में नहीं लग रही थी, इसलिए उसे राहत मिली। छोटी बहन, तुमने ऐसा क्या खाया था जो इतना शक्तिशाली है? विदुषी ने योगिता की ओर देखा और पूछे बिना नहीं रह सकी। यहां तक कि अभी भी वह केवल तृतीय विपत्ति लोक के शिखर पर ही पहुंची थी और अभी तक चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश भी नहीं किया था। लेकिन उसकी छोटी बहन, जो कभी प्रतिभा और साधना में उससे कमजोर थी, पहले ही पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुकी थी। उसके और उसकी छोटी बहन के बीच की खाई अब तेजी से चौड़ी हो रही थी। विदुषी दीदी, आप क्या कह रही हैं? मेरी प्रतिभा बहुत मजबूत है। मैंने बस थोड़ी देर के लिए साधना की और गलती से इस तरह आगे बढ़ गई। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। योगिता ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। बिना पलक झपकाए बोलती रही। यह सुनकर विदुषी अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक पाई। यह छोटी बहन और अधिक डींगे हाँकने वाली होती जा रही है। अगर वह किसी और से यह कहती तो वह शायद उन्हें थोड़ा बेवकूफ बना पाती, लेकिन वह योगिता की असली कीमत पूरी तरह से जानती थी, तो वह ऐसी बकवास पर विश्वास क्यों करेगी? हालांकि चूंकि योगिता कुछ नहीं बता रही थी, इसलिए वह और कुछ पूछने में आलस महसूस कर रही थी। वास्तव में वह पूछती या नहीं, वह अंदाजा लगा सकती थी कि विराट ने उसे फिर से कुछ अच्छी चीज दी थी। यह छोटी बहन पूरी तरह से असम्मानजनक है। दिन भर विराट के साथ बिना किसी मर्यादा के घूमती रहती है। इसके अलावा उसे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है। वह वही करती है जो विराट उसे करने को कहता है। मूल रूप से वह विराट की अनुयायी और गुर्गी बन गई है। योगिता की प्रगति ने पूरे तलवार संप्रदाय में एक बड़ी हलचल मचा दी। वह तलवार संप्रदाय में पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति बन गई। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता था कि वह तलवार संप्रदाय की सबसे मजबूत व्यक्ति बन गई थी। योगिता का पंचम विपत्ति लोक
कोई साधारण पंचम विपत्ति लोक नहीं था। यह 32 आकाशीय बिजली प्रहारों का सामना करने के बाद का पंचम विपत्ति लोक था। इसे पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र और यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट मार्शल आर्ट महारथी माना जाता था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब अग्नितत्व पूर्वज ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो उसने केवल 30 आकाशीय बिजली के प्रहारों का सामना किया था। योग्यता के पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश में अग्नितत्व पूर्वज के षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश की तुलना में 2 अधिक आकाशीय बिजली के प्रहार शामिल थे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वह अग्नितत्व पूर्वज का सामना करती है जब वह पहली बार शक्ति सिंधु महाद्वीप में आया था तो वह शायद उसे 1 या 2 चालों में हरा सकती थी। यहां तक कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार और शार्दूल भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे मजबूती से उसे हरा सकते हैं। योग्यता की प्रगति ने तलवार संप्रदाय की शक्तिशाली हस्तियों जैसे एल्डर पवन, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर शेखर और अन्य पर बहुत दबाव डाला। योग्यता को बधाई देने के बाद वे सभी अपने अपने स्थानों पर लौट आए और भी अधिक लगन से साधना करने लगे। योग्यता जैसी महिला से कमतर होना आदमियों के समूह के लिए अपमानजनक बात नहीं थी। इसके अलावा योग्यता उनसे काफी छोटी थी, व्यावहारिक रूप से उनकी जूनियर थी। योग्यता जैसी जूनियर द्वारा इतने बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिए जाने पर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। योग्यता के इस तरह आगे बढ़ने के बाद विराट बहुत लंबे समय तक शून्य समाधि महाद्वीप में नहीं रुका। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद वह सबसे पहले खजाना विभाग गया, प्राचीन दिव्य चाय का आधा हिस्सा निकाला और शालिनी को सौंप दिया। उसके बाद ही वह अपने निवास पर लौटा और बची हुई आधी प्राचीन दिव्य चाय स्वरा को दे दी। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। कहानी की दुनिया में खो जाए जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। बल्कि मुख्य विषय पर लौट आया। वह यह भी देख सकता था कि विराट अपनी उत्पत्ति पर चर्चा करने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से विराट को और नाराज नहीं करना चाहता था। नन्ही चिड़िया माया और वान्या ने केवल यह जानने के बाद उनका पीछा किया था कि वे गुप्त रूप से विराट की जांच कर रहे थे ताकि वे पूरी सच्चाई का पता लगा सकें। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट मन ही मन हैरान रह गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि महारक्तिम किला के लोग श्वेत हिम महाद्वीप पर गुप्त रूप से उसकी जांच करने के लिए किसी को भेजेंगे। सौभाग्य से नन्ही चिड़िया माया और वान्या ने उनकी हरकतों को भांप लिया था, अन्यथा वह शायद अभी भी अंधेरे में होता, महारक्तिम किला की चालों से पूरी तरह अनजान। इस तरह देखा जाए तो उसे नन्ही चिड़िया और उन दोनों का धन्यवाद करना चाहिए। यह सोचकर विराट का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ कि वे तीनों बिना बताए श्वेत हिम महाद्वीप चली गई थीं। लेकिन तभी जब विराट ने वान्या से सुना कि रंगा ने उन्हें देखकर कितने घिनौने शब्द कहे थे तो विराट फिर से आग बबूला हो गया। इन नीच जानवरों ने पहले भी न जाने कितने जघन्य अपराध किए होंगे। गुस्से में आकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मदन को छोड़कर महारक्तिम किला के बाकी सभी योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने सोचा था कि वह उन्हें अपने अधीन कर लेगा, लेकिन ये दुष्ट और बेशर्म जानवर अगर जीवित रहे तो यह धरती और आकाश दोनों का अपमान होगा। इसलिए विराट ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई और मदन को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला। महारक्तिम किला के इन योद्धाओं में केवल मदन ने नन्ही चिड़िया माया और वान्या की ओर कोई गंदी नीयत नहीं दिखाई थी, इसलिए विराट ने फिलहाल मदन की जान बख्श दी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम श्वेत हिम महाद्वीप किस इरादे से आए हो? वान्या से पूछताछ करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मदन से सवाल करना शुरू किया। यह सुनकर मदन ने अपनी आंखें बंद रखीं और कोई जवाब नहीं दिया। लगता है तुम मरना चाहते हो। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शांत स्वर में कहा, हम अब जब मैं तुम्हारे कब्जे में हूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जाने दोगे? यह सुनकर मदन ने आंखें खोलीं और कहा, जब उसने देखा कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने महारक्तिम किला के सभी योद्धाओं को मार डाला है तो उसे लगा कि आज उसकी भी मौत निश्चित है, इसलिए उसने विराट के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श भी सकता हूं, यह सब तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शांत भाव से कहा, सच कहूं तो भले ही तुम मुझे जवाब न दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अगर मैं बस तुम्हारी आत्मा खोज कर लूं तो मुझे स्वाभाविक रूप से तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। यह सुनकर मदन के चेहरे का रंग उड़ गया। श्वेत वस्त्रधारी विराट जो कह रहा था वह बिल्कुल सच था। वह अब श्वेत वस्त्रधारी विराट के हाथों में था। उसकी सारी ताकत शार्दुल ने सील कर दी थी, यहां तक कि अगर वह अपनी जान भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता था। वह पूरी तरह से विराट की दया पर निर्भर था। वह विराट की आत्मा खोज का विरोध भी नहीं कर सकता था। यह सोचकर मदन का हौसला तुरंत टूट गया। तुम आखिर चाहते क्या हो? मदन ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए पूछा। सीधी सी बात है, मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगे, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। उसने मदन की आत्मा खोज इसलिए नहीं की क्योंकि वह उसे अपने अधीन करके महारक्तिम किला में घुसपैठ के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, वरना अगर वह मदन के श्वेत हिम महाद्वीप आने का मकसद जानना चाहता तो सीधे आत्मा खोज करना सबसे आसान तरीका होता। हालांकि ऐसा करना किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अपमान होता है, क्योंकि एक बार जब किसी योद्धा की आत्मा खोज हो जाती है तो उसके सारे रहस्य पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं, उसकी कोई निजता नहीं बचती। यह स्थिति किसी भी योद्धा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। आखिरकार कोई नहीं चाहता कि उसके सारे विचार और रहस्य दूसरों को पता चले। एक बार बात यहां तक पहुंच जाए तो मदन को अपने अधीन करना लगभग असंभव हो जाता। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर मदन कुछ देर तक चुप रहा और अंततः उसने हार मान ली। मेरा नाम मदन है और मैं महारक्तिम किला से हूं, जैसा कि तुम जानते हो, मदन ने कहा। जहां तक श्वेत हिम महाद्वीप आने के मेरे मकसद की बात है, मैं यहां महारक्तिम किला के एल्डर लोहिया के आदेश पर विराट के बारे में जानकारी जुटाने आया हूं। भले ही वह विराट को डाल दिया था। एल्डर योगिता को बधाई देने के बाद वे सभी अपने अपने एकांतवास में लौट गए और पहले से भी अधिक लगन के साथ साधना में जुट गए। इतने सारे परिपक्व पुरुषों का एल्डर योगिता जैसी महिला से पीछे रह जाना उनके लिए कोई सम्मान की बात नहीं थी। इसके अलावा एल्डर योगिता उम्र में उनसे बहुत छोटी थीं, लगभग उनकी शिष्या के समान। एल्डर योगिता जैसी कनिष्ठ साधिका से इतने बड़े अंतर से पिछड़ जाना उन्हें भीतर ही भीतर लज्जित कर रहा था। एल्डर योगिता की इस सफलता के बाद विराट शून्य समाधि महाद्वीप में अधिक समय तक नहीं रुका। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद वह सबसे पहले खजाना विभाग गया, जहां उसने आधी प्राचीन दिव्य चाय निकाली और शालिनी को सौंप दी। उसके बाद ही वह अपने निवास पर लौटा और बची हुई आधी प्राचीन दिव्य चाय स्वरा को दे दी। विराट ने स्वरा को जो दिया था वह पहले से ही तैयार की गई प्राचीन दिव्य चाय थी, न कि केवल सीधे चाय की पत्तियां। इस प्राचीन दिव्य चाय की प्रत्येक पत्ती का आकार 10,000 फीट था। अगर वह उसे सीधे पत्तियां दे देता तो अनिवार्य रूप से उसका संदेह पैदा हो जाता। आखिरकार इतनी विशाल पत्तियां किसी साधारण जगह पर नहीं उग सकती थीं। अगर स्वरा इस बात की छानबीन करने लगती कि उसे ये पत्तियां कहां से मिली हैं तो यह एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता था। वह इस बार प्राचीन महाद्वीप से चाय की कई हजार पत्तियां लाया था।
शालिनी को आधी देने के बाद भी उसके पास एक बड़ी मात्रा बची थी, जो पिछली बार स्वरा के बचे हुए आरण को चुकाने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक थी। वरिष्ठ, यह वह प्राचीन दिव्य चाय है जो मैं पिछली बार आप पर बकाया था। विराट ने प्राचीन दिव्य चाय से भरा एक बड़ा तुम्बा स्वरा को सौंपते हुए कहा। यह तुम्बा एक स्थानिक जादुई खजाना था, जिसे उसने विशेष रूप से चुना था, जिसके भीतर का स्थान काफी बड़ा था। इस तुम्बे के अंदर मौजूद प्राचीन दिव्य चाय की मात्रा पिछली बार स्वरा को दी गई मात्रा से 50 गुना अधिक थी, और उस प्राचीन दिव्य चाय के बर्तन से 5000 गुना अधिक थी, जो स्वरा ने उसके कमरे से लिया था। यह सुनकर स्वरा ने विराट से प्राचीन दिव्य चाय का वह तुम्बा ले लिया। उसने अपनी दिव्य चेतना से तुम्बे के भीतर जांच की, और सच में उसके अंदर भारी मात्रा में प्राचीन दिव्य चाय मौजूद पाई। इस तुम्बे में मौजूद प्राचीन दिव्य चाय की मात्रा के आधार पर यह वास्तव में उस दिन विराट के कमरे से लिए गए प्राचीन दिव्य चाय के बर्तन से 5000 गुना से अधिक थी। इतनी सारी प्राचीन दिव्य चाय के साथ विराट द्वारा तय की गई कीमत के अनुसार यह उसके बैंगनी बांस कोमल मेघ खड्ग के बदले में पर्याप्त से कहीं अधिक थी। बहुत बढ़िया, स्वरा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यह विराट लड़का काफी समझदार था। उसने बहुत जल्दी ही बची हुई प्राचीन दिव्य चाय की भरपाई कर दी थी। इतनी सारी प्राचीन दिव्य चाय के साथ उसकी चोटें काफी हद तक ठीक हो सकती थीं, लेकिन इस लड़के को ऐसी चमत्कारी आध्यात्मिक चाय कहां से मिली? स्वरा अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने लगभग पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप की खोज कर ली थी और उसे इसके बारे में सब कुछ पता था। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप में कई नागदंत चावल और कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं, लेकिन वहां इस चमत्कारी प्राचीन दिव्य चाय की खेती नहीं होती थी। यह लड़का अपनी यात्रा से इतनी सारी प्राचीन आध्यात्मिक चाय लाया था, उसने निश्चित रूप से किसी जादुई गुप्त क्षेत्र की खोज की होगी। हालांकि उत्सुक होने के बावजूद स्वरा का इसके बारे में अधिक छानबीन करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार यह निश्चित रूप से विराट का कोई बहुत बड़ा रहस्य था, और यदि वह बिना अनुमति के पूछताछ करती तो वह अनिवार्य रूप से उसे नाराज कर देती। यह लड़का अभी तक उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था और हमेशा उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता रहता था। अगर वह इस रहस्य को जानने की कोशिश करती तो वह केवल उसकी निजता का और अधिक उल्लंघन करती और उसका संदेह जगाती। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे स्वरा बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। चाहे जो भी हो, विराट उसका रक्षक था और वह उनके रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं आज्ञा लेता हूं। विराट ने स्वरा के सामने सम्मान से सिर झुकाया। ठीक है, तुम जा सकते हो, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। चूंकि अब उसके पास प्राचीन दिव्य चाय का इतना बड़ा तुम्बा था, उसे साधना के लिए इसका अच्छी तरह से उपयोग करने और अपनी चोटों से जल्द उबरने की आवश्यकता थी। उसके पास उसके साथ उलझने का समय नहीं था। स्वरा की बातें सुनकर विराट तुरंत स्वरा के निवास से बाहर निकल गया। स्वरा के निवास से बाहर निकलने के बाद विराट को अपने भीतर एक गहरी गुप्त खुशी महसूस होने लगी। इस तरह के धनवान व्यक्ति के साथ व्यापार करना वास्तव में कुछ और ही बात थी। इतनी जल्दी उसने मूल रूप से एक नव विपत्ति दिव्य अस्त्र कमा लिया था। उसे ऐसा लाभदायक व्यापार और कहां मिल सकता था? यहां तक कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के साथ सहयोग करना भी इस तरह के अमीर व्यक्ति के साथ लेन देन में पैसा कमाने की गति की बराबरी नहीं कर सकता था। इसके अलावा मुनाफे के मामले में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के साथ सहयोग करना स्वरा के साथ व्यापार करने से कहीं कमतर था। इस तरह की अविश्वसनीय रूप से धनी महिला बस एक शानदार शिकार थी। सामने ऐसा शिकार मौजूद हो तो उसे न लूटना सच में शर्म की बात होगी। ऐसा लगता है कि उसे भविष्य में स्वरा के साथ व्यापार करने के और अवसर खोजने होंगे। स्वरा के निवास से निकलने के बाद विराट अपनी हवेली में नहीं रुका। इसके बजाय उसने शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए फिर से स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। चूंकि अब स्वरा के पास प्राचीन दिव्य चाय का इतना बड़ा तुम्बा था, उसे काफी हद तक शांत हो जाना चाहिए और बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकने की संभावना कम होनी चाहिए। इसलिए विराट शांति से अपनी हवेली से निकल गया। शून्य समाधि महाद्वीप में पहुंचने के बाद विराट की आकृति चमक उठी और वह सीधे शून्य समाधि महाद्वीप के बाहरी हिस्सों में पहुंच गया। दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त करने के बाद वह यह परखना चाहता था कि उसकी शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है। विराट ने अपनी हथेली खोली और पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर की एक लंबी तलवार रूपी जादुई खजाना उसके हाथ में प्रकट हो गया। उसने उस लंबी तलवार को घुमाया और अपने सामने के अंतरिक्ष की ओर एक जोरदार प्रहार किया। वूश! एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी चमकी, जिसने तुरंत उसके सामने एक विशाल स्थानिक दरार चीर दी। उसकी तलवार